الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبतर सदक़ल्लाहुल-अज़ीम। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। सारे पार्टिसिपेंट्स का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब तशरीफ़ लाए। तो मैं सबसे पहले बुखारी साहब आपसे गुजारिश करूँगा कि आप ज़रा आज का जो बिल है उसके बारे में ज़रा हमें पूरी कमेटी को आगाह करें। बिल्कुल सर, मैं अर्ज़ करता हूँ सर ये है हमारा एक्वाकल्चर, दी एक्वाकल्चर अथॉरिटी ऑफ द पंजाब एक्ट बेसिकली बिल है 2026 सर। अब ये सर लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट की जो कमेटी है उसमें आपके सामने पेश हुआ है सर। इसके लिए अगर आप इजाज़त दें तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट so that we proceed forward with the bill sir। लेकिन मैं ये समझता सबसे पहले हम अपना एक तारफ़ करवा लें। जी उसी जी सर तारफ़ करवा दें सबसे पहले जो पार्टिसिपेंट्स हैं। जी थैंक यू वेरी मच। राना सलीम अफजल, आई एम सेक्रेटरी एक्वाकल्चर एंड फिशरीज पंजाब। मुश्ताक हमीद, असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज। Mohammad Nadir, Additional Director Legislation and Parliamentary Affairs, Law Department। Honorable Chairman, if you permit me that we invite the administrative department to proceed for the objection reasons of the bill. What actually the objection reason behind bringing this bill to the House? जी प्लीज़ कंटिन्यू। जी थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो जी मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड इसका बता दूँ। एक्चुअली जो फिशरीज़ डिपार्टमेंट हमेशा से फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ और फिशरीज़ समझा जाता था, उसका पार्ट था। और अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसको एक्वाकल्चर एंड फिशरीज़ डिक्लेयर करके अलग कर दिया और फिशरी और वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट्री को अलग कर दिया। और अकॉर्डिंगली फिर जब डिपार्टमेंट है तो आई हैव बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी टू द डिपार्टमेंट। ये जो इस सारे जो ड्राफ्ट बिल है इसका पर्पस एक्चुअली ये है कि एक्वाकल्चर थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एक्वाकल्चर है क्या। एक्वाकल्चर मींस एक्वा मीन वाटर, जो चीज़ भी पानी के अंदर पाई जाती है वो एक्वाकल्चर है। वो चाहे कोई नबाताती हो, कोई नीचे पौधे हों, या कोई जानवर हो, या उसके अलावा कोई फ़िश हो, या फ़िश के प्रोडक्ट हों जिसमें श्रिम्प आ जाता है, शेल फिश आ जाती है, क्रैब्स आ जाते हैं, लॉबस्टर आ जाता है, इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। तो वो इसकी प्रमोशन के लिए ये एक्वाकल्चर एक अथॉरिटी बनाई जा रही है। एक्वाकल्चर अगर आप इसका डिपार्टमेंट के नाम से अगर देखेंगे तो एक्वाकल्चर एंड फिशरीज़ हैं। फिशरीज़ का क्योंकि पहले से ऑलरेडी एक सेटअप है सारा, और एक्वाकल्चर का पंजाब में कोई ऐसा सेटअप नहीं है। और अगर आप एक्वाकल्चर के हवाले से देखें तो उसमें सिर्फ आपको ये आइडिया हो जाएगा कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो श्रिम्प एक्वाकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। श्रिम्प एक्वाकल्चर है उसका मेन जो इसका कह लें कि इसकी जो एक्चुअल इसकी बेसिस है कि ये कहाँ पे होता है, लोगों को जनरली इसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये श्रिम्प जो होता है वो समुद्र में होता है, उसके अलावा नहीं होता। तो अभी गवर्नमेंट ने जो एक इनिशिएटिव लिया था 2024 में, एक पायलट प्रोजेक्ट किया था मुजफ्फरगढ़ में। उसका पूरा ये उसकी पूरी साइंस ये है कि जी जहाँ पर जो बंजर ज़मीनें हैं, जो कि सेम ज़दा ज़मीनें हैं जिसमें नीचे पानी जो है वो नमकीन पानी है। जी जी इसलिए जो हमारी मीटिंग है इसे लाइव करें। सॉरी जी। नहीं शौके जी।
ये बताएं कौन पेरेंट है जो कहेगा प्लीज़ कंटिन्यू करें सेक्शन। एक्वा कल्चर जी जी, एक्वा कल्चर एंड फिशेस डिपार्टमेंट। कमेटी है तो हम आज, क्योंकि कमेटी नहीं है तो हम पास कर रहे हैं। जी जी जी, उससे अलग हो गए इसी वजह से। हाँ, अच्छा, वाइल्ड लाइफ से अभी क्योंकि इसकी नई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुई तो इसलिए लॉ की कमेटी इसको देख रही थी। जी आप प्लीज़ जी, जारी रखें। जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि बेसिकली क्योंकि एक्वाकल्चर मेन डोमेन है जिसके हवाले से ये सारा किया। डिपार्टमेंट जो हो गया वो एक्वाकल्चर एंड फिशेज़ हो गया। फिशेज़ पहले से एग्जिस्ट करती थी, उसकी पूरी एक फार्मेशन थी। एक्वाकल्चर नहीं, एक्वाकल्चर में सारी चीज़ें जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया वो सारी आ जाती। मेन पर्पस जो इस पूरे जो एक्ट का है वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है कि इसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इस तरह होगा कि एक तो नए जितने भी जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हो रहे हैं एक्वाकल्चर के हवाले से या फर्दर इसमें जो स्टैंडर्ड्स प्रोटोकॉल्स वगैरह बनने हैं वो सारी की सारी उसकी रेगुलेशंस जो है वो ये अथॉरिटी उसको देखेगी। जी जी, वो अथॉरिटीज़ को ये देखेगी और उसमें ये है कि अच्छा अभी जो एक्वाकल्चर अगर ओवरऑल इसको देखें तो एक्वाकल्चर की डोमेन में ना सिर्फ वो फार्मर्स आ जाते हैं जो कि लाइक अगर वो झींगा है या बाकी जो भी जिस तरह मैंने बताया कि एक्वा के अंदर जो भी स्पीशीज़ होती हैं इसमें आप देख लें अगर वो इंडस रिवर जो डॉल्फिन है वो भी आ जाती है, बाकी भी चीज़ें आ जाती हैं। ना सिर्फ फार्मर्स होंगे, उसके साथ अलाइड जितनी भी इंडस्ट्री है वो सारी की सारी उसकी रेगुलेशन इसमें आएगी। इंडस्ट्री मीन के जिस तरह अगर आपने कोई भी चीज़ अगर फार्म करनी तो आपको बच्चा चाहिए, उसमें वो जो बच्चा है वो हैचरीज से मिलना है। अभी जितनी भी फ़िश की भी जो हैचरीज़ हैं वो भी रेगुलेटेड नहीं है, उसका भी कोई स्टैंडर्ड या प्रोटोकॉल नहीं बना हुआ। तो ये इसमें प्रॉपर जब ये अथॉरिटी इस्टेब्लिश हो जाएगी ये सारे स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल बनाएगी और उसके बाद उनका पूरा एक रजिस्ट्रेशन का एक रिजीम होगा। लाइकवाइज अगर फ़िश या इसमें एक्वा कोई भी स्पीशी को अगर आप फार्म करते हैं तो उसको फीड भी देनी होती है। जो फीड देनी है, फीड के हवाले से भी जो फीड मिल है वो भी एक आधी जो फीड है वो भी अनरेगुलेटेड है। अभी फर्दर जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी वो सारी चीज़ें आनी हैं। फिर प्रोसेसिंग प्लांट का एक कंपोनेंट है कि आपका जो प्रोडक्ट है जब उसको हार्वेस्ट कर देते हैं तो उसको अगर रॉ आप सेल करते हैं तो उसकी जो इनकम है वो कम आती है, अगर आप उसको प्रोसेस करके पैकेज करके सेल करेंगे तो उसकी इनकम ज़्यादा होगी। तो इसी तरह वो भी कंपोनेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसमें फिर आ जाता है जो डायग्नोस्टिक एक पूरी रिजीम आनी है। डायग्नोस्टिक रिजीम में ये है कि ये भी एक ज़िंदा चीज़ है, जिस तरह इंसान बीमार होते हैं तो इनमें भी बीमारी वगैरह आती है और उसकी पूरी एक डायग्नोसिस का होता है। इसमें 3 तरह की लैब्स होती है, एक बायोलॉजी लैब होती है, पैथोलॉजी होती है और उसके बाद फिर एक केमिस्ट्री लैब होती है। वो पूरा का पूरा एक सिस्टम बनेगा इसमें। ये इन सब को अगर इकट्ठा करें तो इसको एक्वाकल्चर इंडस्ट्री कहते हैं। तो बेसिक पर्पज़ इसका यही है कि इस एक्ट का कि इस एक्वाकल्चर इंडस्ट्री को एक तो रेगुलेट करना है और उसके बाद ये कि फर्दर जितने भी प्रोजेक्ट्स होंगे उन सब की जितनी भी ड्राइविंग फोर्स होगी वो ये एक्वाकल्चर अथॉरिटी होगी। दिस इज़ द ब्रीफ अबाउट दिस एक्वाकल्चर अथॉरिटी एंड द राइजन डेट्रा के किस लिए हम इसको बनाने जा रहे हैं। मैं जो पहले एक्सप्लेन कर रहा था ऑनरेबल मेंबर्स के आने से पहले कि क्यों इसकी ज़रूरत महसूस हुई, उसकी वजह ये कि सीएम साहबा के एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो कि श्रिम्प का जो प्रोडक्शन है, श्रिम्प की इसकी अगर आप देखें तो जो इसका
बैकग्राउंड है वो ये कि 2024 में एक गवर्नमेंट ने एक पायलट प्रोजेक्ट किया मुजफ्फरगढ़ में सर्वर वाली जगह पे। वहाँ पे जब ये किया गया तो उसका मकसद ये था कि सिर्फ ये देखेंगे क्या ये झींगा यहाँ पे प्रोड्यूस होता भी है कि नहीं, क्योंकि नॉर्मली लोगों का इंप्रेशन ये है कि समुंदर में होता है, बाकी यहाँ पे नहीं होता है। तो उसमें भी ऐसे किया गया कि 100 एकड़ पे जो जगह थी लोगों की प्राइवेट फार्म जो है वो हेड मोहम्मद वाला के पास वो लिया गया और वहाँ पे फिर पानी जो था ऑलरेडी ट्यूबवेल्स वगैरह थे उनको पंप आउट करके उसमें डाला गया और फिर झींगा प्रोड्यूस किया गया और वो 100 दिन के अंदर कोई 120 टन झींगा प्रोड्यूस किया गया। और वो जो झींगा है वो तकरीबन 4 ममालिक में गया, जिसमें से चाइना, जॉर्डन, वियतनाम और यूएई यहाँ पे भेजा गया। यूएई में प्रोसेस करके भेजा गया और बाकी डिपार्टमेंट ने नहीं भेजा। नॉर्मली ये होता है कि जब आप इसको हार्वेस्ट करते हैं तो फिर ये कि कॉन्ट्रैक्टर्स आ जाते हैं, वो मोस्टली वो हैं जो एक्सपोर्टर्स हैं जो कि कराची में वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो आके ऑक्शन देते हैं, हमने उन्हें सेल किया, उन्होंने फिर आगे जाके इसको किस तरह किया। अभी जो उसमें उसके बाद फिर ये गवर्नमेंट का ये था कि जी गवर्नमेंट अपने लेवल पे ना पॉन्ड्स बनाएगी और बना के उसके बाद इसको दोबारा कल्टीवेट करेगी। एक और साइट सेलेक्ट की गई जो शागढ़ जो है मुजफ्फरगढ़ में। वाई मुजफ्फरगढ़? क्योंकि मुजफ्फरगढ़ की जो ज़मीनें हैं या साउथ की ज़मीनें हैं वो ज़मीनें जहाँ पे कि सेम ज़्यादा है, जहाँ पे नीचे पानी जो है ना वो नमकियाती पानी है, इस वजह से सिलेक्ट किया गया। उस साइट पे फिर एक रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल साइट बनाएगी, वो भी 100 एकड़ के ऊपर किया गया और वहाँ पे हमने प्रैक्टिकली फिर तकरीबन कोई 40 ग्राम तक हमने झींगा प्रोड्यूस किया। दुनिया में अगर आप देखें तो जो मैक्सिमम जो प्रोडक्शन का साइज़ है ना वो है तकरीबन कोई 20 से 25 ग्राम के दरमियान में। सऊदी अरब का जो इस वक्त लीडिंग जो कह लें कि श्रिम्प फार्म प्रोडक्शन का उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे नेक्वा कहते हैं। वी विजिटेड नेक्वा एज वेल, ये जद्दा के साथ रेड सी के ऊपर है। वहाँ पे भी जो वो झींगा निकाल रहे हैं वो 17 ग्राम का झींगा है और यहाँ पे पंजाब में हमने 40 ग्राम तक का झींगा हमने प्रोड्यूस किया और उसके बाद वो भी फिर आगे जो ना एक्सपोर्ट हुआ। इसके बाद फिर सीएम साहबा की डायरेक्शन के ऊपर अभी इस वक्त जो है पंजाब में 2 श्रिम्प स्टेट्स बन रही है। एक बन रही है अली वाली, एक जगह है मुजफ्फरगढ़ जो कि अलीपुर और जतोई के दरमियान में है, वो तकरीबन 4700 एकड़ पर है। और एक सरगोदा में है, ये चक नंबर 58 NB है, ये मियाँ वाली सरगोदा रोड पे है, वो 600 एकड़ है, लेकिन उसको स्केल अप करके 1600 पे लेके जाएंगे। अभी इस वक्त वहाँ पे जो ना ये श्रिम्प स्टेट की टोटल प्रोजेक्ट PDWP से अप्रूव होकर वो बनने जा रहा है, जिस पे कि काफ़ी तेज़ी से ये काम हो रहा है। अच्छा, अभी ये प्रॉब्लम जो जिस तरह मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया वो ये कि एक तो एब्सेंस ऑफ वैल्यू चेन, जो यहाँ पे वैल्यू चेन मीन के हैचरी, फीड मिल और प्रोसेसिंग, और उसके बाद फिर ये कि अगर हमने ये जो झींगा है ये लोकल कंजम्पशन कमोडिटी नहीं है, लोग यहाँ पे नहीं खाते हैं। आपको पता है ये एक एलीट कल्चर है जो रेस्टोरेंट्स में मिलता है, अदरवाइज़ जनरल लोग इसको नहीं खाते हैं। तो ये मोस्टली वो है जो कि एक्सपोर्ट होना है और इसकी जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल इस वक्त की जो स्टडी बताती है वो तकरीबन कोई 1.5 बिलियन US$ की एक्सपोर्ट है सालाना, जो कि अगर यहाँ पे अगर हम ये कर पाएँ तो हम इसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो उसके लिए जो सारा जो एक रेक्विजिट इंडस्ट्री यहाँ पे बननी है वो किसी एक ख़ास पैरामीटर्स के तहत बननी है, कुछ ख़ास स्टैंडर्ड्स और प्रोटोकॉल्स के तहत बननी है। और इसके अलावा ये कि अगर आपने इसी झींगे को अगर आपने एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्ट हर मुल्क की एक एक्सपोर्ट सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। ये नहीं है कि आप झींगा ऐसे उठाएंगे और भेज देंगे, वो उस वक्त तक नहीं करेंगे जब तक क्वालिटी एश्योरेंस चेक्स वगैरह नहीं होंगे। वो जब 2 दफ़ा हमने ये झींगा को एक्सपोर्ट किया थ्रू द एक्सपोर्टर्स तो देन इट केम टू नो कि जी ये पूरी की पूरी एक रिजीम इस्टेब्लिश होनी चाहिए। दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस द होल डोमेन ऑफ दिस एक्वाकल्चर अथॉरिटी कि उसने स्टैंडर्ड्स बना के फिर इसके साथ ही सारा करना है। तो अल्टीमेट अगले जितने भी प्रोजेक्ट्स आएंगे वो भी इसी तरह होने हैं कि ये एक्वाकल्चर अथॉरिटी ही इसको देखेगी और मेनली इसका काम जो ना रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट है। प्योर उसका अपना प्रोजेक्ट होगा या गवर्नमेंट भी कोई इसमें? नहीं सर, नहीं वो अथॉरिटी के हवाले से जो इनिशिएटिव्स की बात कर रहे हैं ना, आप मेरे ख्याल में उस इनिशिएटिव्स के हवाले से बात कर रहे हैं कि जो इस वक्त झींगा जो श्रिम्प कल्चर हम कर रहे हैं उसमें मेनली देखें गवर्नमेंट का काम कोई ख़ुद चलाना या बिज़नेस करना नहीं है। गवर्नमेंट का काम है कि उसने फैसिलिटेट करना है, लेकिन ये कि क्योंकि ये एक नई डोमेन है और इसमें अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ, कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज़ लोकल यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती पाकिस्तान में कहीं पे भी। अभी जो हमने थोड़ा बहुत किया है तो हमने इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स मंगवा के उनसे फिर अपने जो स्टाफ को ट्रेन किया है। तो ये जब नई डोमेन अगर हम कुछ बनाने जा रहे हैं तो हम कुछ बना के लोगों को दिखाएंगे तो वो तब अट्रैक्ट होंगे यहाँ पे। अभी अगर आप देखें कि ये जो हमने वहाँ पे श्रिम्प के जो पायलट प्रोजेक्ट्स किए हैं, मुजफ्फरगढ़ का अगर आप फार्मर्स के क्लस्टर को देखेंगे तो लोगों ने बहुत झींगा फार्मिंग वहाँ पे स्टार्ट कर दी है।
अच्छा, उसमें अभी जो आपका सवाल था कि गवर्नमेंट उनको क्या देगी, कोई सब्सिडी या इस तरह की कोई चीज़ देगी, फ़िलहाल सब्सिडी का एज सच नहीं है। सिर्फ एक प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ जिसमें 180 मिलियन का एक कॉस्ट है, जिसमें एक है सीड सब्सिडी के ऊपर रखा है। सीड लोकली अवेलेबल नहीं है। सीड जो अभी भी जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो हम थाईलैंड, वियतनाम से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर किसी ने फार्मिंग करनी है तो उसे वो सीड या खुद इंपोर्ट करना पड़ेगा, या फिर ये कि गवर्नमेंट अगर जिस तरह भी ये सब्सिडी है तो उसे देगी। तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट को इसी तरह कंसीव किया गया कि ये सारी वैल्यू चेन यहाँ पे इस्टेब्लिश होगी, तो तब भी ये चीज़ें जो ना आगे चलेगी। तो इसको जैसे कहते हैं ना कि एक आप शोकेस करने के लिए कुछ आप बनाते हैं, तो ये 2 स्टेट्स जो ना शोकेस करने के लिए बना रहे हैं, जो कि अल्टीमेटली जब हम इसे रन करेंगे, रन करने के बाद इसको लीज आउट कर देना है। वो लीज आउट का एक बिज़नेस मॉडल है जो कि पीफेस अभी इस पे काम जी प्लीज़ विद परमिशन ऑफ चेयरमैन साहब, मेरा सवाल ये है कि ऑलरेडी फिशरीज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का था, मौजूद है, तो ये अथॉरिटी बनाने की ज़रूरत पेश क्यों आई? और अगर ये अथॉरिटी हम बना रहे हैं, जैसे आपने फरमाया कि जो 2 जगह पर हमने मुजफ्फरगढ़ और मियाँ वाली में जगह पॉइंट आउट की है, तो आया जो पंजाब के बाकी डिस्ट्रिक्ट हैं, जो पैरामीटर्स आपके इन 2 जगह पे है, अगर कहीं और मीट करते हों तो वहाँ पर ये हम इंडस्ट्री ओपन कर सकते हैं, या टर्म एंड कंडीशन क्या होगी? जी 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 सर, बिल्कुल। आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, ये मैं ऑलरेडी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर चुका था, मैं दोबारा बता देता हूँ जी। जो एक्वाकल्चर अच्छा, फिशेस डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है। फिशेस डिपार्टमेंट अभी तक जो कुछ करता रहा है वो सिर्फ फ़िश के कल्चर के लिए करता रहा है। ये जो एक्वाकल्चर है ये एक ब्रॉडर टर्म है। वो मैंने पहले एक्सप्लेन किया। एक्वाकल्चर मतलब ये कि हर वो चीज़ जो पानी के अंदर पाई जाती है जो जानदार है, उसमें नबातात भी हो सकते हैं, उसमें एनिमल स्पीशीज़ भी हो सकती हैं, उसमें फ़िश की स्पीशीज़ भी हो सकती हैं। एनिमल स्पीशीज़ में अगर आप देखें तो ये इसमें ये क्रैप हो गए, लॉबस्टर हो गया, श्रिम्प हो गया, प्रॉन हो गया, ये इस तरह के इवन जो आपकी शेल फिश आ जाती है वो आ जाती है। अगर आप वाइल्ड लाइफ में देखेंगे, ये मैं बड़ी बड़ी चीज़ें बता रहा हूँ, आपको पता है उसके अलावा और बड़ी चीज़ें हैं इसके अंदर। अगर एनिमल में देखेंगे, जो आपकी इंडस रिवर डॉल्फिन है वो बहुत बड़ा एक एनिमल है, वो एक मैमल है, वो उसको फ़िश नहीं कहते हैं। ये आ गया, वो भी पाल सकते हैं नहीं, उसको डोमेस्टिकेट करना चैलेंज है। अभी तो वो आपका सिर्फ वो तौंसा से लेके जो आगे लाइक ये त्रिमू तक का, सॉरी आगे जो आपका लाइक ये गुद्दू तक का एक वो है, वहाँ पे वो भी पाई जाती है, और वो पाई सिर्फ पाकिस्तान है या एक आधा कोई और मुल्क में पाई जाती है। ऑब्वियसली अगर उसकी मार्केट होगी तो वो लोग पालना शुरू कर देंगे। श्रिम्प की मार्केट अभी बनने जा रही है तो लोग इसको कल्चर करना शुरू कर देंगे। सर मैंने वही कहा ना कि ये पूरी दुनिया में डॉल्फिन कभी आपने सुना कोई डॉल्फिन पका के खाता है? मैंने तो आपको सिर्फ एक एग्जांपल दी है, इसमें वो नहीं। अच्छा, जो आपका सर देखें, मेरी बात सुने, मुझे नहीं आइडिया इस चीज़ का, लेकिन ये कि कोई भी चीज़ जब कोई खाने लगता है या यूज़ करने लगता है तब उसकी डिमांड होती है, अदरवाइज़ डिमांड नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारा जो एजेंडा है ना जी, आपने वो लिखा है कि एग्रीकल्चर regulations or private facilitation of private stakeholders and regulation जी of the aquaculture industry and market to improve food security, create employment opportunities and generate revenue to the Punjab and the matters connected therewith and ancillary thereto. तो basically तो हम आपका उसको ही करना चाह रहे हैं, तो आप फिशरीज़ को एक्वाकल्चर कह दें। नहीं, इस तरह नहीं। मैं असल में ना पहले अभी जैसे रान साहब ने पूछा था, मैं उसको वो एक्सप्लेन कर दूँ। आपने कहा था कि बाकी जगहों पे, सर इस वक्त जो ना हमने सीएम साहबा की डायरेक्शन थी कि हमने अल्टीमेटली 1 लाख एकड़ तक हमने श्रिम्प प्रोडक्शन लेके जानी है। हमने जब स्टार्ट किया तो ये जो 2 साइड से ये तकरीबन 5300 के ऊपर आ रही हैं। इसके अलावा जो हमने 14 साइट्स और इस वक्त आइडेंटिफाई की हैं, और वो साइट्स इसका प्रोसेस ये है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पहले इंडिकेट करता है कि स्टेट लैंड कहाँ पे अवेलेबल है। 5 ज़िला में 14 साइट्स हैं, जिसमें भावलपुर में 5 है, रहीम यार ख़ान में 2 हैं, इस राजनपुर में 4 हैं, इसी तरह मुजफ्फरगढ़ में ये 2 साइट्स के अलावा एक और एडिशनल है। और एक मखसूस एरिया होता है या मतलब आइडेंटिफाई करने का पैरामीटर क्या है, या ये ज़रा थोड़ा सा? जी इसका ये होता है कि जी ये इसमें वो जो नीचे जो एक्वाफायर है ना, वो नमकीन पानी का होना चाहिए।
कि नीचे से नमकीन पानी निकालेंगे, उसको फिर पॉन्ड में डालेंगे। अच्छा, दूसरा ये कि जो ज़मीन है वो पोरस नहीं होनी चाहिए, उसमें सीपेज ना हो, ताकि वाटर रिटेंशन को उसमें क्वालिटी हो। अगर आप ऐसी जगहों पे जो कि रेतली ज़मीन होगे वहाँ पे बनाएंगे तो आप जितना पानी निकालेंगे वो नीचे चले जाएगा, वो रिटेन नहीं होगा। तो मेन पर्पज़ इसमें ये कि जी पॉन्ड बना के उसके अंदर पानी डाल के और फिर पानी की फिर प्रॉपर टेस्टिंग है, इसमें प्रीलिमिनरी काफ़ी स्टडीज़ होती है, उसके बाद जाके ये होता है। चेयरमैन साहब के ज़िले में ना एंड पर हमारे गांव के सिंध के लोगों ने प्राइवेट सेक्टर पर के तौर पर बहुत ऐसे प्रोजेक्ट हमारे पंजाब में लगाए, और ख़ास तौर पर ऐसी ज़मीनें जो हमारे लिए नकारा है, बेकार है, वो जो नीचे से समझो खारा पानी या इस टाइप का होता है, वहाँ आकर उन्होंने बड़े हमारे साथ एक 100 एकड़ का प्रोजेक्ट सिंध के लोग हैं उन्होंने आकर लगाया हुआ है इधर, जिसमें फ़िश, ये दूसरा झींगा, ये मुख्तलिफ, और वो बाहर ही करते, इधर नहीं किसी को सेल करते, बाहर ही बेचते। जी श्रिम्प के यहाँ पे लोकल मार्केट है ही नहीं, मैंने जिस तरह बताया ना वो तो आपने पूछ लिया, मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा। बेसिक जो इसमें ये मेन जिस तरह मैंने एक्सप्लेन किया, एक्वाकल्चर अथॉरिटी का असल पर्पज़ ये है कि एक्वाकल्चर को प्रमोट करना है, और ताकि इसमें जितने भी लोग हैं वो आएँ और इनकी लाइवलीहुड इम्प्रूव हो और अल्टीमेटली रूरल इकॉनमी में एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। जी सेक्रेटरी साहब, ये तो एक जनरल डिस्कस है, मेरा ख्याल है कि हम वो जो बिल है शाह साहब सारे कोलीग दोस्त बैठे हैं, अगर हम उस पर डिस्कस कर लें, चूँकि वो लंबा है काफ़ी। ऑनरेबल चेयरमैन साहब की इजाज़त से कुछ क्लॉज बाय क्लॉज के अलावा अगर हम कुछ सवाल लेते जाएं साथ साथ, और जो सवाल मुरतब किए हैं और कुछ ऑनरेबल मेंबर्स के सवाल भी आ सकते हैं मीनवाइल। जी श्योर जिस तो तरह हम इसको एक तो सर हम शुरू से इसको करते हैं जी। इसकी जो क्लॉज 2 है, डेफिनेशन की जो सेक्शन है, यहाँ से भी साथ साथ चलाते जाएं। ये जो क्लॉज जी है, बायोसिक्योरिटी इन एक्वाकल्चर, ये वाली जो डेफिनेशन है, एक्सप्रेशन है, इट हैज़ नॉट बीन यूज्ड एल्सवेयर इन द बिल, कहीं यूज़ नहीं हुआ। दिस इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन टू डिफाइन समथिंग इन द लॉ दैट इट इज़ यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन द लॉ। कम से कम एक दफ़ा भी यूज़ हो तो हम डिफ़ाइन कर देते हैं, ये एक दफ़ा भी यूज़ नहीं हुई। तो कमेटी के सामने है, एक साथ ही दूसरी वाली भी ले लेते हैं, एक और भी है, एक जो WX में है जो pond farming, maybe you actually are looking for pond farming future, or maybe you are going to cover them in the rules or the regulations, but whatever is going to be defined in the law, in the bill, it has to be there in the operative clauses. इनकी दोनों चीज़ों की operative clause एक भी नहीं है पूरे लॉ में। इसको जब एग्जामिन किया तो ये सामने आई चीज़, लॉ से और डिपार्टमेंट से जॉइंटली ये हमारा कमेंट है यहाँ से ऑन बिहाफ ऑफ द कमेटी। एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। जो जितनी भी यहाँ पे टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई है, ये सारी एक्वाकल्चर रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। बायोसिक्योरिटी जो है, एक्चुअली जब आप फार्म्स के ऑपरेशंस की तरफ जाते हैं ना, तो ये उस वक्त इसका है। अगर आप देखें यहाँ पे प्रॉपर, जब आप इसमें एक्वाकल्चर इंडस्ट्री से पहले अगर आप देखें एफ़ में ऑलरेडी डिफाइंड है कि जी प्रॉपर फार्मिंग, इसमें ग्रोअर पॉन्ड्स, नर्सरी पॉन्ड्स और बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल। बायोसिक्योरिटी इज़ जस्ट अ फिनोमेना। बायोसिक्योरिटी ये फिनोमेना है कि आप एक चीज़, फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं कोविड को ले लें जी, कोविड है ना, आप किस लिए मास्क आपने पहना, इसलिए कि पैथोजेंस आपके अंदर ना आएँ और इस तरह की चीज़ें ना आएँ ताकि आपको अफेक्ट ना करें। लाइक से आपको इंटरप्ट करूंगा, असल में आपकी बात ठीक होगी, लेकिन लेजिस्लेशन के जो असूल हैं, जो हाउस जो लेजिस्लेशन करता है, इसमें स्पेसिफिक होता है। जो डेफिनेशन की क्लॉज है, इसका मतलब ये है कि हर वो चीज़ जो डेफिनेशन क्लॉज के अंदर है वो लॉ की बॉडी के अंदर यूज़ हो रही है। इससे हटके कि आपकी कोई इंटेंशन हो सकती है। इफ़ इट वाज सो जेन्युइन अ डिज़ायर और अ काइंड ऑफ लाइक एन ऑब्जेक्टिव, दैट मस्ट हैव बीन देन यूज्ड इन द लॉ। यूज़ नहीं हुआ, इसका मतलब इतना अहम नहीं था। नहीं इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन क्योंकि लेकिन एक दफ़ा भी यूज़ नहीं किया आपने। यहाँ पे सिर्फ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की बात हो रही है। कंट्रोल फाइंड अभी कर लें, इधर ही खुला हुआ है ये। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, नहीं हुआ यूज़, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ इसमें रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। इसके बाद जो प्रॉपर, जब ये अगर एक्ट अप्रूव हो जाता है तो इसकी प्रॉपर रेगुलेशंस बननी है, उन रेगुलेशंस के अंदर सारे SOPs डिफाइन होने, उसके अंदर जाके डेफिनेशन क्लॉज का मतलब बुनियादी बस इतना है, जो मैं 2 दफ़ा अर्ज कर चुका हूँ, कि वो डेफिनेशन क्लॉज कहती है कि मैं एक लॉ का पहला दूसरा सेक्शन हूँ, मैं आइंदा आने वाली क्लॉजेस की सहूलत के लिए होता है। इसमें सब ये आपने कैसे कह दिया, अगर ये अप्रूव होगा, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव होगा, जो आया है बिल इसे अप्रूव होगा। अगर आप काट देना जी, अगर को काट के बात करें ना सर, मैंने तो ये इसलिए किए क्योंकि ऑब्वियसली अंडर डिस्कशन है और इसके बाद प्रेजेंट होना, तो जो चेयरमैन साहब ने कहा, जो हम मेंबर बैठे हैं, हम इसीलिए हर चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि जो
सीएम साहबान ने या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अप्रूव किया है और हमारी तरफ भेजा है, तो इसी सेंस में भेजा है कि उसको क्योंकि मेरा तो ये अल्टीमेटली नादिर साहब आप कमेंट, नादिर साहब लॉ डिपार्टमेंट से कमेंट कर लेजिस्लेशन तो असेंबली ने करनी। सर मैं गुजारिश करता हूँ बैक टू जो बुखारी साहब फरमा रहे हैं, बिल्कुल लेजिस्लेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजी होती है ये वर्ड्स हम स्पेसिफाई कर देते हैं और वही वर्ड्स आगे यूज़ होते हैं, डिटेल यूज़ नहीं होती है। और डायरेक्टली जो है वो वर्ड ये यूज़ नहीं हुआ वो दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन इम्प्लॉयडली उसकी कैनोटेशन वहाँ पे पाई जाती है, जिस तरह सेक्रेटरी साहब ने कहा कि उसके आगे जो ठीक है प्रॉपर वर्डिंग वो उस तरीके से रिप्रोड्यूस नहीं हुई, लेकिन उससे मुतल्लिका चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। जिस तरह पॉन्ड फार्मिंग है, आगे हमारी फार्मिंग भी मौजूद है, पॉन्ड्स भी मौजूद हैं, आगे उनकी लीज़ के हवाले से भी बात है, सारा कुछ उसके अंदर मौजूद है। तो इसमें कंक्लूसिवली मेरी सबमिशन ये होगी, अगर ये रहे भी तो ये हार्मफुल नहीं है, ठीक है जी, रख लिया जाए तो हार्मफुल नहीं है ये जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये कमेटी ने एग्री कर लिया जी, और चेयरमैन साहब थैंक यू। एक है जो सेक्शन 4 है, इसमें ज़रा लैंग्वेज पे काइंडली गौर कीजिएगा ताकि हम इस लॉ को जितना असिस्ट कर सकें, बेहतर बनाने के लिए असिस्ट कर सकें। इसमें है द गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन दी ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर एनी लैंड, जो कि डिफाइंड है आपका, विद इट्स अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एनकम्पसिंग होल वैल्यू चेन ड्यू टू इट्स सलाइन एंड ब्रैकिश वाटर। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन काइंडली कर दें। ये जो लैंग्वेज की जो फ्रेजियोलॉजी, जो सिंटैक्स बना है, जो इसकी ओवरऑल सिमेंटिक्स इसके अंदर इंटेल्ड है, मीनिंग्स, उसको ज़रा गौर से देखें और फिर ज़रा देख लें। सर अगर आप 4 है, इसको बेहतर बनाया जा सकता है जी। इसको आपका पार्शली आपका जो ना, मैं आपसे एग्री करूँगा कि रीफ्रेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो ड्यू टू स्लाइन एंड ब्रैकिश वाटर जो है ना, वो लैंड के साथ कनेक्टेड है, वो वैल्यू चेन के साथ कनेक्टेड। हाँ बिल्कुल आपका वैलिड है, उसको रीफ्रेज कर लेते हैं, जैसे बाकी लॉ के साथ बैठ के अगर आप जिस तरह डायरेक्शन देते हैं। तो आप ही बताएंगे एज एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, तभी हम कर पाएंगे नादिर साहब या मैं। नहीं, मैं तो इसमें देखें, इसमें डिक्लेयर एनी लैंड ड्यू टू इस सलाइन एंड ब्रैकिश वाटर और अदर एंड विद इस अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह इसको करके ये ड्यू टू कहीं ये तो नहीं है कि बेस्ड ऑन की मीनिंग्स में है या कीपिंग इन व्यू की मीनिंग्स में है। सर अगर इजाज़त दें जी जी, तो ये जो एरिया 4 के अंदर डिक्लेयर होना है, बेसिकली पार्शली उसकी कंडीशन इसके अंदर दी गई है और कुछ कंडीशन जो है प्रेस्क्राइब होगी इसकी। बेसिकली जो क्वालिफाई कर रहा है वो लैंड है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है जी। आगे जो है उसी की क्वालिटी आ रही है कि वो उसकी वैल्यू चेन है जी। बिल्कुल सर चेयरमैन साहब, मेरी ना इसमें चूँकि बात यहाँ पे एक्वा कल्चर की हो रही है और कुछ एक्वा कल्चर जो है वो इनकम्पस करता है फिश, शेल फिश, श्रिम्प, प्लांट, एनिमल इन वाटर। सब अजलास की घंटी बज रही है, इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि जल्दी करनी है। सर इजलास 5 बजे तुझे शुरू कर दो। जब मैंने सिर्फ बताया कि वो घंटी शुरू होगी। राणा साहब मेरी गुजारिश सुन लें, कुछ नहीं होता, ये बहुत अहम बिल है, इस पे पूरी डिटेल में डिस्कस करनी चाहिए। और वो जो ऐसे वो शाह साहब की मैं बात को एंडोर्स करता हूँ कि वो वही टाइम है जो शाह साहब ने बताया है, तो हम इस पे करें, इसमें ऐसे हेज़ल या इसमें कोई जल्दी ना। अच्छा सर, ये जो एक्वा कल्चर एरिया है ये श्रिम्प पैसिफिक नहीं है, जबकि सलाइन और ब्रैकिश वाटर है ये श्रिम्प पैसिफिक है। तो चूंकि एक्वा कल्चर तो उसमें फ़िश भी है और भी चीज़ें, तो वो सारों को तो सलाइन पानी नहीं चाहिए होता ना जी। जो मछली है वो तो मीठे पानी में होती, तो ये इसको उसमें ये इस यहाँ पे क्वालिफाई किया हुआ है। वो अगर करते हैं ऐसी स्पीशी जो सलाइन में होती, वो या एनी अदर क्राइटेरिया उसमें ऑलरेडी डिफाइंड है, क्योंकि ये सर लॉक्ड नहीं है ये प्रोविज़न। इसमें ये है कि मैंने जिस तरह पहले गुजारिश की कि पार्शली तो यहाँ पे कंडीशन है, जो अदरवाइज है वो आगे लिखा हुआ है एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द, वो आप रूल्स या रेगुलेशंस में कवर कर पाएंगे एज पर सिचुएशन, उसकी कंडीशन के मुताबिक उसने। अच्छा नादिर साहब, चेयरमैन साहब ने डिज़ायर किया कि हम आगे भी चलें। इसमें एक 7 है क्लॉज जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की है, उसके अंदर एक जी सर जी नहीं ठीक है उसके ऊपर ठीक है, एज इट इज़। फिर ये 4 ठीक है, एज इट इज़ ही फिर कमेटी कह रही है कि एज इट इज़।
अब 7 में फिर ये लॉ से ही है, जस्ट डिपार्टमेंट से नहीं है, छोटी सी है ये, लेकिन हम सारी ही डिस्कस कर लेते हैं। 7 का 4 है, 7 के 4 में आगे डी है। डी में अगेन शेल अंदर जो आ रहा है ना वो नहीं आएगा, शेल ऊपर राइडर में आ रहा है, वही शेल क्वालिफाई करेगा। डी के अंदर जो शेल है वो नहीं आना, ठीक है, वो निकल जाएगा। अब हम आगे सर आपकी परमिशन से सेक्शन 8 में जो क्लॉज 8 ऑफ बिल है, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग एंड सर्टिफिकेशन, इसमें 4 चीज़ें हैं जो ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली दे आर बीइंग रन टुगेदर, ऑल टुगेदर। जैसे रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, सर्टिफिकेशन, जो कि किसी हद तक एब्स्ट्रैक्ट है, सर्टिफिकेट का वर्ड यूज़ नहीं हुआ, चलें वो भी आपका पॉलिसी डिसीजन होगा। लेकिन एक चीज़ है एक्रेडिटेशन, जो लैब्स के बारे में लिखा है नीचे, लैब्स को एट द सेम टाइम एक्रेडिट करने का भी कहा गया है और रजिस्टर करने का। इसी तरह मुख्तलिफ जो ये टर्म्स हैं जो चारों मैंने रिपीट की हैं, इसके अंदर जो मुझे नहीं समझ आ रहा कि डिमार्केशन किस तरह होनी है। जैसे आप 1 से ऑनवर्ड्स, अगर आप चाहे तो 8 को क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ लें, इसके सबसेट्स को भी हम यहाँ पे ब्रेक डाउन करके पढ़ लें, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा। ये अहम सेक्शन है काफ़ी जो आपका 8 है, बैकबोन है ये सारे लॉ की। और इसमें रजिस्ट्रेशन, आई रिपीट, मेरा कमेंट क्या है, रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, सर्टिफिकेशन एंड एक्रेडिटेशन, ये जो टर्म्स हैं जो कि सिबलिंग्स हैं एक तरह से, लेकिन फ़र्क भी है इनमें, यकीनन फ़र्क है, लेकिन इनका जैसे यूज़ किया है आगे, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में आपको मसाइल आ सकते हैं एज़ पर द प्रेजेंट जो सिंटैक्स है इसकी। इसको ज़रा देख लें। वैसे से 1 बाय 1 मैंने इसलिए प्रपोज किया, अगर आप कहें तो हम पढ़ लेते हैं। 1 बाय 1 पढ़ लें। No person shall undertake or carry on any aquaculture business or activity without registration. अब इधर से ही देखें, लाइसेंस ये और है, ऑप्शनल है, और सर्टिफिकेशन अंडर द एक्ट। एक तो यहाँ एक्रेडिटेशन नहीं आया, जबकि आगे जाके आएगा वो भी। तो एक्रेडिटेशन जो ना जी, वो इसमें किसी की रजिस्ट्रेशन या उसके साथ एक्रेडिटेशन जो है ना एक लास्ट होता है, जिसमें फॉर एग्जांपल एक एंटिटी है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो ना उसको मैच करके फिर एक्रेडिट होता है। उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब भी आपको इंटरनेशनल अगर रिकग्निशन चाहिए होती है तो तब एक्रेडिट होता है। लाइक फॉर एग्जांपल एक्रेडिटेशन इसमें जो पोर्शन है ना वो सिर्फ लेबॉर्ट्रीज़ का है। अभी जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं, मैं आपको कोट करता हूँ, इस वक्त हमारे पास क्वालिटी कंट्रोल लेबॉर्ट्री ऑफ लाहौर है, जो कि इस वक्त पंजाब में आई वुड से कि इससे अच्छी लेबॉर्ट्री कोई नहीं है। उसको हमने रजिस्टर अलग है, लेकिन उसको एक्रेडिट करवाया है ISO के साथ। जो ISO सर्टिफिकेशन है वो एक प्रॉपर एक जो ना एक्रेडिटेशन, इसके अलावा अलग भी जो ना एक्रेडिटेशन की एक प्रॉपर एक रजीम है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अभी पेफ्डा बन रही है ना, आप यहाँ पे पेफ्डा का काम ये है कि इस तरह की जितनी भी लेबॉर्ट्रीज़ हैं बाकी जो है ना उनको वो रजिस्टर भी करेगी और एक्रेडिट भी करेगी अलाइंड विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो ये लेबॉर्ट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फार्म जो है वो एक्रेडिट नहीं होना, ना कोई इस तरह का वैल्यू चेन कोई एक्रेडिट होनी है, इसलिए कि इसमें ये चारों कंपोनेंट्स थे, तो ये सारे के सारे इसमें इसी उसके क्लॉज के अंदर। Is it true, technically correct, that a lab at the same time is being registered and being accredited? Yes. ऐसा ही लिखा हुआ है क्योंकि बेसिक रजिस्ट्रेशन होती है। अगर वो रजिस्टर, अगर कोई भी लैब है, प्राइवेट लैब की अगर आप बात करें, अगर प्राइवेट लैब कोई बनाएगा तो वो एक्वाकल्चर अथॉरिटी से उसको रजिस्टर करवाएगा अंडर सर्टन पैरामीटर्स। उसके बाद ये कि अगर उसने अपनी उसी के स्टेटस को अपग्रेड करना है ताकि इंटरनेशनली उसकी एक वो रिकग्निशन हो, तो वो एक्रेडिट करवाएगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। अच्छा सर, एक्वाकल्चर मॉल का भी जी सर यहाँ पे मेरा एक थोड़ा सा क्वेश्चन है कि ऑलरेडी जो आपके फ़िश फार्म एग्जिस्ट करते हैं, उनको रजिस्टर करने के लिए या लाइसेंसिंग करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम नहीं देना चाहिए बीच में? तो ऑब्वियसली जब ये होगा, इसकी पूरी एक रिजीम स्टैब्लिश होनी है। अभी आप अगर रजिस्ट्रेशन का इस वक्त देखें तो रजिस्ट्रेशन की कोई रिजीम नहीं है। आपने अगर अभी फ़िश फार्म बनाना है तो आप सिंपल जाएंगे, बनाएंगे, उसके बाद आपने सिर्फ फिशरीज डिपार्टमेंट के पास आना है कि बच्चा दे दो सानू, उसके अलावा आपने नहीं आना। कोई सर ऑनरेबल मेंबर का सवाल मैं थोड़ा सा उनको असिस्ट करता हूँ इसमें। वो चाह रहे हैं या उनका सवाल है कि जो आपका ये क्लॉज है 1 जो बिल की, उसमें 1 का 3 कहता है कि इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, यानी जब ये पास होगा हाउस से उसी दिन से इतलाक हो जाएगा। और फिर आप इसको 8 के 1 से मिलाएं, जिसमें आप कह रहे हैं नो पर्सन शैल अंडरटेक और कैरी ऑन, ना ही कोई नया करेगा ना ही कोई जारी रखेगा एक्वाकल्चर बिजनेस और एक्टिविटी विदाउट रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस और सर्टिफिकेशन अंडर द एक्ट। यहाँ पे तो कोई टाइम लिमिट, कोई विंडो नहीं दी गई। वो नहीं, आपने लचक ही कोई नहीं दे रहे। ओपन भी है और स्ट्रिक्ट भी है, फोर्थ विद है। इसमें लॉ प्रोहिबिशन लगाई है ना, नो पर्सन शैल कैरी ऑन। सर बिल्कुल ऐसा ही है।
सर आगे ये तो नहीं उनको किया कि जी आगे वो लाइसेंसिंग में नहीं आएंगे, इसका मतलब इतना है कि इस कानून के आने से, इसके इतलाक़ से तमाम लोग जो इस बिज़नेस में आ रहे हैं वो बाकायदा रजिस्ट्रेशन में आएंगे। नहीं नादर साहब मैं आपको बताऊं, ये पढ़े मौजूद हैं, उनके बारे में बात जी शाह कर साहब मैं आप वाली बात कर रहा हूँ। नो पर्सन शैल अंडरटेक और कैरी ऑन एनी एक्वाकल्चर बिजनेस और एक्टिविटी विदाउट रजिस्ट्रेशन लाइसेंस। मेरा वो शाह साहब की बात बड़ी वैलिड है, इसमें को थोड़ा स्पेस देना चाहिए जो ऑलरेडी लोग बिजनेस में हैं इसमें। हाँ ऐसे उनके स्टेटस को कंसिडर करना चाहिए हमें। हाँ मैं सर इसमें प्रोसीजर वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सर। जब ये कंसीव किया जा रहा था तो ये इस अंडरस्टैंडिंग के साथ था कि आप जब इसकी इन्फोर्समेंट करेंगे तो फ़ौरन आपने सारा बिज़नेस जो है वो ख़त्म नहीं कर देने, क्योंकि ये जो अथॉरिटी का पर्पस है वो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म को इन्फोर्स करेगी फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। ये नहीं करना कि उनके बिज़नेस तबाह कर देना या वो। इसमें जब भी इन्फोर्समेंट का आपको पता टाइम कोई भी होता है, जिस तरह कोई भी मैकेनिज़्म देख रहे हैं, आप अभी एनवायरनमेंट की इन्फोर्समेंट दे रहे हैं, इसमें भी टाइम लैग दिया गया था। वो प्रॉपर एक नोटिफाई किया जाता है कि जी ये लॉ अभी बन चुका है, इसका इतलाक़ होना है, आपके पास इतना टाइम है, आप इसको डिपार्टमेंट के साथ मिल के जो भी इसमें पैरामीटर्स है उसके मुताबिक इसकी कंप्लायंस करें। उसमें ऑब्वियसली जब रेगुलेशंस में जाएंगे तो उसमें हम ये टाइम बिल्कुल देंगे। और इसकी इन्फोर्समेंट यहाँ पे बाय वर्ड तो नादिर साहब बताएंगे, वो शल का वर्ड है तो उसका मतलब यही है कि ये फ़ौरन इसका इतलाक़ हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली डेफिनेटली उन्हें टाइम दिया जाएगा। सब ये समझता हूँ कि ये एक आपकी अपनी सोच है, आप गलत सोच नहीं रहे, लेकिन आप जो ब्लैक एंड वाइट में कुछ और बता रहे हैं और आपका अपना माइंड कुछ और है कि हम उसे टाइम देंगे, तो इसे फ्रेमवर्क में ले आएँ कि हम 3 महीने का दे दें, मिनिमम 3 महीने, या जैसे शाह साहब 6 महीने का कह रहे हैं। हाँ इसी में ले नो आपने यहाँ पे लिखा है ना कैरी ऑन बिजनेस, यहाँ पे फॉर 6 मंथ्स लिख दें, विद इन 6 मंथ उसमें ऐड कर लें। आने के बाद ये प्रोहिबिटरी क्लाज है कि कोई भी अब विदाउट सर्टिफिकेशन ये बिज़नेस नहीं कर सकेगा। अगर हम इस पे फ़र्ज़ किया 3 महीने या 6 महीने की कदम लगा देते हैं कि उस 6 महीने के अंदर आएंगे वो, तो वो 6 महीने लैप्स होने के बाद फिर कोई नहीं आ सकता। ये ओपन एंडेड टाइम है और ये बिज़नेस हो सकता है कि जो फार्म्स हैं वो हो जाएं, लेकिन जो नए लोग आने हैं, साल बाद कोई बिज़नेस शुरू करने के लिए आएगा तो वो 6 महीने उसको फिर प्रिवेंट करेगा कि वो अब नहीं आ सकता। इसलिए ये क्लास ओपन एंडेड ही रहेगी कि जिसने भी आना है इस कानून के बाद वो सर्टिफिकेशन में आएगा, रजिस्ट्रेशन में आएगा और आके अपना बिज़नेस करेगा, और उसकी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन देने या उसके आने का टाइम फ्रेम इसमें इसलिए नहीं डाला गया। लेकिन विद परमिशन ऑफ चेयरमैन साहब, नाज़र साहब, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं उनको हमें इनकरेज करना है, साथ लेके चलना है। ये ना हो ना कि वो थानेदार के पास डंडा आ जाए और फिर काम शुरू हो जाए, तो रिवर्स प्लीज़। नहीं सर, ये इसमें आप अथॉरिटी जब ये इंशाल्लाह इसको नोटिफाई भी होगी तो उसको ऑब्वियसली जो टेक ऑफ में भी टाइम लगता है, और ये नहीं है जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि इसकी गर्ज़ो-गायत ये नहीं थी कि किसी की भी रोज़ी रोटी को ख़त्म करना है। ये तो ये कि एक ख़ास जो है फ्रेमवर्क के अंदर उन्हें लेके आना है ताकि कंप्लायंस इंश्योर की जाए। ये जो नंबर 1 है इसके अंदर तो कोई गुंजाइश मुझे तो नहीं नज़र आती, पता नहीं फिर मेरी इस नंबर 1 को अगर 2 के साथ कहीं सॉफ्टन अप करने के लिए अगर आप इसको कि इसमें अगर इसकी बाकी प्रोविजंस को भी देखें ना, बाकी प्रोविजंस को भी देखें ना कि 8 को हम आइसोलेशन में अगर पढ़ेंगे तो हमें ऐसे ही लगेगा कि उस वक्त तक बिज़नेस नहीं हो सकता जब तक उसकी सर्टिफिकेशन नहीं होगी। अपेरेंटली ऐसा ही है। अब पीछे इसके मैकेनिज़्म में आए कि जो नोटिफाइड एरिया हैं, जो डिक्लेरेशंस हैं, बाकी चीज़ें हैं, वो एक स्पेसिफिक टाइम प्रोवाइड करेंगी उसके अंदर कि जब तक वो नोटिफाइड एरिया होना है, रूल्स प्रेस्क्राइब होने हैं, और कानून आ गया मीनवाइल लोगों ने जो बिज़नेस में हैं उन्होंने अप्लाई कर देना है, तो वो उनको सफिशेंट मेरे मुताबिक ये जो प्रोविजंस हैं उनको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा कि उनका बिज़नेस रुक जाएगा। डॉक्टर साहब एक आधा फिक्रा डाल रहे जो अब मजहब में ब्रांड की राय है सर कि उसको नोटिफाई आप करेंगे। वैसे नादिर साहब बाकी फार्म बने हैं वो नाम सर जो एग्जिस्टिंग है उनको क्लियरली डिफाइन करें, उनके बारे में आप एक और असल ये है, एक बुखारी साहब, ये मैं
जी मुझे तो नहीं इसके, मेरी तो अंग्रेजी मेरी जो यही कहती है मेरी जो वजह ये है कि हम वो जो ऑलरेडी जो इस बिज़नेस में हम उन्हें स्पेस दे रहे हैं, ये हम आप क्लियर कट इसमें 1 में या 2 में डिफ़ाइन करें कि उनके लिए ये 3 महीने का टाइम है। जैसे रांझा साहब की मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, रांझा साहब तुहाडा बड़ा शुक्रिया कि तुसीं बड़े दिल नाल 6 महीने का ऐलान किया जी। वो वाकई वो स्पेस इतना बनता है जी। वो 6 मैं रांझा साहब की बात को एंडोर्स करता हूँ, आप 6 महीने का टाइम दें उन्हें, और जो नए आने चाहते हैं वो उसी दिन आ जाएँ। ठीक है सर, इसमें फिर मेरी सबमिशन ये होगी कि जो ये सेक्शन सबसेक्शन 1 है इसके नीचे प्रोविज़ो डाल दें, प्रोवाइडेड दैट, हाँ वो विद इन 6 मंथ्स इसमें आएंगे, फिर ये हो सकता है। देखें, हमारा जो एक और बात काबिल गौर है, जितना भी सेक्शन 8 में जो है अथॉरिटी बनाने का और सारा करने का है, वो है टू फैसिलिटेट द बिजनेस को, उनको कर्व करने का या उनको रोकने का तो मकसद नहीं है। मकसद तो उनको फैसिलिटेट करना और इसको आगे लेकर चलना और इसमें इम्प्रूवमेंट करना और इसको आगे बढ़ाना है। तो जो नया आएगा उसके लिए तो वही है कि वो लाइसेंस लेगा तो आएगा। जो ऑलरेडी चला रहे हैं उनके लिए आप टाइम फ्रेम दे दें कि इतने अरसे में सर एक और आपकी सर रेगुलराइज करवा प्रोविजो वाला कर लेते हैं, एक प्रोवाइज़ो भी कर लें, लेकिन एक और छोटा सा कैच है। अगरचे ज़ाहिर है बहुत कम टाइम हमें आज इसके लिए है मुयसर, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात छोटी सी एक है। देखें, हम ऊपर इतनी सख्त क्लॉज तो बना गए हैं 8(1) में, और नीचे जो इतनी इम्पॉर्टेंट उसकी जो ऑफ शूट है, जो उसका पैराफर्नेलिया है, वो हमने लिखा है कि उसके लिए हम प्रिस्क्राइब करेंगे। प्रिस्क्राइब करने का जो प्रोसीजर है, या तो हम यहाँ पे कहीं लॉ में ये कह रहे हैं कि जिस दिन कमेंसमेंट होगी, देखें टेक्निकली 8(1) ने कमेंस होना है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे द लॉ इज़ इनेक्टेड। टेक्निकली स्पीकिंग उसी फर्स्ट डे को जब ये इनेक्ट होता है, उसी दिन ही रजिस्ट्रेशन का, लाइसेंसिंग का और एक्रेडिट होने का सारा निज़ाम तैयार होना चाहिए, जो कि अभी दूर दूर तक मुझे नहीं पता कि यहाँ कमेटी के सामने अगर रेडी है तो वो इसके साथ या तो ब्रिंग करें। सर ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन आप ये भी साथ में जानते हैं कि पहले इनेक्टमेंट होती है, डिपार्टमेंट ने नो डाउट के काम किया हुआ होता है इसके, लेकिन जब इनेक्टमेंट हो जाती है तो उसके बाद फर्दर प्रोसेस में फिर तो ऑनरेबल मेंबर का व्यू ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट है शाह साहब का, क्योंकि अगर वो हमें इनेक्टमेंट के बाद एक विंडो चाहिए टू इनेक्ट आवर रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग, तो तभी हम करेंगे ना। इनफैक्ट जो जारी है बिजनेस उसके लिए भी, जो नए भी हैं, आप उनको फोर्थविथ कर ही नहीं पाएंगे जब तक आपका वो सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रेगुलेशंस नहीं बन जाता। इसमें मैं क्वेश्चन तो इसलिए भी ज़रूरी है शायद। मैं सबमिट करता हूँ कि आप जितनी भी एनेक्टमेंट, आप माशाल्लाह सारे एक्सपीरियंस यहाँ पे लेजिस्लेटर्स बैठे हैं, एक्ट के बाद ही होता है सारा, चाहे वो रूल्स हो, रेगुलेशन हो, प्रिस्क्रिप्शन भी उसके बाद ही सारा, राइटली सो, ऐसे ही होता है। राइटली सो सर, इसीलिए ही, क्योंकि आप खुद फरमा रहे हैं ना, हम इंडोर्स करते हैं कि बाद में ही होता है, लेकिन फिर हम फोर्थ विद प्रोविजंस क्यों लिखते हैं इसमें कि अभी होगा। दूसरा नहीं, वो आपकी बात ठीक है, वो वेल टेकन ऑलरेडी उसमें प्रोवाइजो वाला वो एक कर ली है, लेकिन ये जो चीज़ है ना, इसमें देखें अभी इस वक्त स्क्रैच है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगर हमने इसको इस्टेब्लिश करना है, ऑब्वियसली जिस तरह मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था कि इन्फोर्समेंट प्रैक्टिकली फ़ौरन नहीं हो जानी, वो हो गया आपने क्या प्रोवाइज़ो डाल दें 6 मंथ वाला, वो हम उसमें वो कर लेते हैं। लेकिन ये जो रेगुलेशंस वगैरह बननी है, डिफरेंट SOPs वगैरह बननी है, इसके अलावा और काफ़ी चीज़ें होनी है, वो वंस इट इज़ थ्रू फ्रॉम द असेंबली, उसके बाद फिर वैसे इसमें मेरा फिर पर्सनल व्यू है, कमेटी तो ऑल पावरफुल है, मेरा ख्याल है फिर प्रोवाइज़ो नहीं डालना चाहिए, ये मेरा फिर पर्सनल व्यू है। अगर इस तरह है तो इसको ऐसे ही होना चाहिए, इसको फिर ऐसे ही होना चाहिए। सर विद परमिशन ऑफ द चेयरमैन जी, चेयरमैन साहब मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि डिपार्टमेंट जो है ना, वो हमें कोई टाइम फ्रेम भी दे कि जिसके अंदर अंदर रूल्स जो हैं वो कंपाइल हो जाएंगे। सर ये बड़ा वैलिड सवाल है, मैं सिर्फ एक सेकंड लूंगा सर के सवाल के ऊपर, एलैबोरेट अपॉन दैट क्वेश्चन, क्योंकि उसमें एक चीज़ आपको उसमें फ़ायदा हो जाएगा मेरी वजाहत से। अगर हम थोड़ा सा, चाहे मिनट्स में जिस तरह आ जाएगा, और उसमें ये होगा फ़ायदा कि हम इसमें शायद कोई भी प्रोवाइज़ो ना डालें, कोई भी नई प्रोविजनिंग ना करें, सिर्फ और सिर्फ वो जो आपकी अंडरटेकिंग होगी उसी में ही समझ आ जाएगी कि आप फोर्थ विद किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे बिजनेस को, बजाय कि हम प्रोवाइज़ो डालें। और नादिर साहब का पॉइंट मुझे काफ़ी वैलिड लगता है कि फिर प्रोवाइज़ो के बियॉन्ड हमें एक्सटेंशन भी देनी पड़ेगी उसकी, जब वो विंडो ख़त्म होगी फिर हमें लिखना पड़ेगा कि उसको कौन एक्सटेंड करेगा। तो बेहतर है, मेरी असिस्टेंस होगी फॉर द कमेटी ऑल्सो कि हम ना डालें प्रोवाइज़ो। अलबत्ता मिनट्स के लिए आप कुछ अंडरटेकिंग दे
दे सकें अगर इसमें कि कब तक आप पैराफर्नेलिया फॉर द रूल्स एंड रेगुलेशंस? नहीं, वो तो अगर आप इसको रूल्स एंड रेगुलेशंस में लाना है, रूल्स में लाना है, तो फिर तो उसके लिए क्या अंडरटेकिंग क्या देनी है? फिर तो रूल्स में आना ही आना है सर। ये कि अगर रूल्स या रेगुलेशन, इस पर रेगुलेशंस की बात की गई है। रेगुलेशन है तो वो भी उसका भी एक पूरा एक रूट है, एक रिस्पेक्टिव फोरम्स है, वहाँ से इसने अप्रूव होकर आना है। और ऑब्वियसली उसमें ड्राफ्टिंग का जो काम है वो तो अथॉरिटी के पास है, रेगुलेशंस हमने किया भी हुआ है, किसी और काफ़ी फोरम कुछ के हमने पास नहीं किया है। भी हुआ है सारा, लेकिन वो क्योंकि इस वक्त हम उसको किसी भी फोरम पे हम वो प्रोसेस नहीं कर सकते। तो वंस वी आर थ्रू दिस स्टेज तो ऑब्वियसली हमने वो करना ही सर करना उसका है। कोई भी फोरम नहीं है, वो सिर्फ अथॉरिटी के पास है रेगुलेशंस, वो उधर ही होनी है, तैयार उधर ही खत्म हो सर जानी है। देखें, मैं अब अगर यहाँ पे एज अ सेक्रेटरी बैठा हूँ ना, आई एम जस्ट मेंबर ऑफ दैट अथॉरिटी का पूरा एक आपको पता है कंपोजिशन है। मेरा काम है कि मैंने वहाँ पे प्रेजेंट करना, मैंने भी नहीं करना, बल्कि जो सीईओ होगा ही इज़ द सेक्रेटरी, उसने प्रेजेंट करना है, बाकी डेलिब्रेशन होगी, उसके बाद फिर फाइनल होना है। सर इसके ऊपर चेयरमैन साहब मेरी रिक्वेस्ट है कि हमने ना एक लॉ पास किया था फर्टिलाइज़र का, तो उस वक्त हमने जो है वो सेक्रेटरी साहब से अंडरटेकिंग ली थी कि जब इसके रूल्स फाइनल हो जाएंगे तो वो हमारे साथ उनको फाइनलाइज करने से पहले हमारे साथ डिस्कस कर लेंगे। तो ऑल अप्रिसिएशन एंड क्रेडिट, वो उन्होंने हमारे सामने वो रूल्स लेके आए और हमने सारे रूल्स देखे और फिर उसके बाद जो है वो गजट नोटिफिकेशन। शाह साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, आप कोई ना कोई टाइमलाइन दें। एक ऑन दी वन हैंड हम लिख रहे हैं कि फोर्थविद हम इसको करेंगे इनफोर्स, ऑन दी अदर हैंड हम 6 माह का भी टाइम नहीं कमिट कर रहे अगर, तो फिर वो मुनासिब नहीं है। अब मकसद इतना ज़रूरी ये हो रहा है तो कम अज़ कम हम ये चाहते हैं ना कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी फौरी तौर पे हो जाए, जल्द एट द कॉस्ट ऑफ रीट्रेशन आई असिस्ट अगेन के बजाय 6 माह की प्रोवाइजो के हमें 6 माह की अगर ये मिल जाए कि यहाँ से कोई जो पैराफर्नेलिया होगा वो तैयार होगा। क्योंकि सर एक तो नज़र आ ही रहा है पूरा लॉ अगर आप पढ़ेंगे, जहाँ इसमें 21-22 दफ़ा प्रिस्क्राइब लिखा हुआ है ना, अहम जगहों, हर अहम जगह पे प्रिस्क्राइब लिखा हुआ है, उसका ये एक और भी मतलब है जो कि हार्टनिंग है। फॉर दैट कमेंट आल्सो सर, फॉर योर कमेंट, उसका जवाब मैं भी अर्ज़ कर देता हूँ। ये चाहें भी ना कि फोर्थविद करना है, ये नहीं कर सकते सर। उसकी रीज़न है कि जब तक इनका पूरा पैराफर्नेलिया व्हीकुलर सेटअप तैयार नहीं होता, पूरी की पूरी व्हीकल तैयार नहीं होती, गाड़ी नहीं चलेगी सर। इनकी हर अहम क्लॉज के आगे आखिर में लिखा है कि ये जो चीज़ हम कह रहे हैं ये ऐसे होगी जैसे रेगुलेशंस होंगी या जैसे रूल्स होंगे, जो कि इस लॉ का हिस्सा नहीं है सर इस वक्त। तो लिहाजा ये टाइम तो इनको लग ही जाना है, डिस्टर्ब बज़ाहिर किसी को नहीं मेरा ख्याल ये मैं इसमें आपको थोड़ा सबमिट करता जाऊँ कि एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। यहाँ पर इस वक्त एक्वा कल्चर के हवाले से मैं पब्लिकली कहता हूँ कोई डोमेन नॉलेज नहीं है। अगर हमने ये सारी चीज़ें जो भी इसमें टेक्निकल चीज़ें भी हैं तो हमें इसमें इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स की हायरिंग करनी पड़ेगी, उनसे सारी चीज़ें जो ना ये हमें फ्रेम करवानी पड़ेगी। डेफिनेटली ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन यही है कि जितनी जल्दी इसको रेगुलेट कर सकते हैं कर लें। वी विल स्ट्राइव आवर बेस्ट कि जी हम इसको जितनी मैक्सिमम जल्दी कर, लेकिन मैं इसमें कोई टाइम फ्रेम आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग इसलिए नहीं दे सकता हूँ कि ये टोटल डिपेंडेंट है अपॉन द इंटरनेशनल कंसल्टेंसी। और इंटरनेशनल कंसल्टेंसी का पूरा एक प्रोसेस है, वो ऐसे नहीं है। वो आपको पता है PND में मैंने अभी इसके PDWP से मैंने थ्रू करा, मुझे 4 महीने लग गए प्रोजेक्ट को थ्रू करवाते आपके टाइम फ्रेम ना देने में भी एक तरह से मूवर को एक चीज़ मिल गई कि आप फौरी तौर पे किसी रनिंग बिजनेस को नहीं डिस्टर्ब कर सकते। मैंने तो पहले एक्सप्लेन किया है कि वी आर नॉट इन दैट पोजीशन। सर मेरी सजेशन ये होगी कि कमेटी की तरफ से ना कोई टाइम फ्रेम दे दिया जाए, वो उसको आगे बेशक कर लेंगे, लेकिन जस्ट टू इंश्योर के देखें ना, हमारे ऊपर ये होती है कि जी आज ही पास करना है, आज ही पढ़ना है, आज ही सारे काम करने हैं, हमारे ऊपर तो है जल्दी, लेकिन फिर उसको वो अपने पास रख के बैठ जाते हैं। अगर आप इफ़ यू अलाउ मी, चूँकि आप बड़े सीनियर हैं लेकिन आपका अदब और आपका लिहाज जी शाह साहब, मैं ना आपकी बात को इस तरह इंडोर्स करता हूँ जी कि रात से शुरू कर लेते हैं, रात से बात जी। रात वो मीटिंग का मैसेज आया, वो जो हमारे कंसर्न हैं उन्होंने हमें भेजा, जैसे बुट्टर साहब हो गए, चीमा साहब हो गए, व्हाट्सएप जो भी हमारे दोस्त हैं जिन्होंने हमें इन्फॉर्म करना है। वो उस वक़्त हुआ जैसे कि वो एक ऐसा टाइम था कि उस वक़्त शायद वो सारे दफ्तर भी, सरकारी दफातर भी सारे बंद हो चुके थे जब हमें ये मिला है मैसेज 8-9 बजे के बाद। उसके बाद ये जो मैं समझता हूँ कि ये बदकिस्मती ये है कि ये जो कानून हम पास करने जा रहे हैं शाह साहब, मैं आपकी बात को इस तरह इंडोर्स करता हूँ कि ये हमने तो पढ़ा ही नहीं, इधर कमेटी में आने से पहले हमें तो नहीं मिला
सेक्रेटरी साहब से ये पूछ लेना चाहिए, या मैं आपकी इजाज़त से पूछना चाहता हूँ कि ये कब से बना रहे हैं ये कानून, और अगर इन्होंने इन्होंने 8 महीने कानून बनाने में लगा दिए तो हमें तो इन्होंने 8 घंटे भी नहीं दिए स्पेस कि हम पढ़ ही लेते। और आगे कह रहे हैं रूल्स बनाने में फॉरएवर। अच्छा, तो ये है नादर साहब एक मिनट, तो मैं ये समझता हूँ ये बिल्कुल ये दुरुस्त बात है कि एक तो जैसे वो एग्रीकल्चरल कमेटी का शाह साहब ने हवाला दिया है कि यू विल बी बाउंड, कि आप अपने रूल्स बनाने से पहले हमसे डिस्कस करेंगे। एक शाह साहब इस अगर ये कमेटी मुझे अलाउ करती है, अगर सारे दोस्त इस पर एग्रीड है, और ये आप रूल्स बनाने से पहले हमसे वेट करवाएं। और सेकंड, मैं ये समझता हूँ कि रात को तो यही कानून आपने बनाया हुआ था, तो अगर आप वो कमेटी के मेंबर्स को ये फॉरवर्ड कर देते तो चले वो सारे लोग पढ़ के आते तो ज़्यादा बेहतर तरीका होता। हालांकि अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हम जितनी अपनी पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, ये बगैर पढ़ने के कर रहे हैं। और अभी हमें आपने अभी टेबल पे बैठ के आपने हमें ये कानून दिया है, तो ये प्लीज़ इन फ्यूचर आप इसको अवॉइड करें और हमें एक नॉर्मल स्पेस दें जिसमें हम सारे मेंबर्स पढ़ के, और चूँकि ये जो लेजिस्लेशन है फॉर द बेटरमेंट ऑफ पंजाब है, फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑफ पंजाब है, और हम इसे करना चाहते हैं, और इसके लिए हम बेहतर से बेहतर कानून लाना चाहते हैं ताकि हमारी जो आवाम है वो भी परेशानी में मुब्तला ना हो। आप फोर्थ विद का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे फोर्थ विद होगा? अगर आपने उन्हें स्पेस, जो ऑलरेडी जो बिज़नेस कर रहे हैं उनके पास आप क्यों नहीं उन्हें स्पेस देंगे? उन्हें आप इसमें लिखें कि स्पेस है। वो जैसे रंजा साहब की मैं बात को फिर रिट्रेट कर रहा हूँ कि वो आप 6 मंथ का 180 डेज़ का वो टाइम दें, इसमें आप लिखें। थैंक यू। इसमें सर अगर आप कमेटी चाहे तो कोई डायरेक्शन, कोई रिकमेंडेशन डिपार्टमेंट को कि इतनी देर में रूल्स आप रूल्स के लिए कमिट कर कि ऐसा है कि अभी अरशद भाई ने जो बात कही है कि हमें इतना टाइम पहले जो है हमें आगाह किया गया, और मेरा ख़्याल है कि वो जो ग्रुप बना था उसमें ये भी कहा गया कि वो जो एजेंडा है वो साथ है, लेकिन मैंने पूरा देखा, मुझे वो कहीं पे भी नज़र नहीं आया। तो अभी इधर आए हैं तो हमें तो पूरा टाइम भी इसको नहीं, तो अगर मेरी सजेशन ये है कि अगर आज हम इसको लेके जाएं और इसको थोड़ा स्टडी करके आएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी बात ये है कि अभी जो भाई ने बात की है कि यहाँ पे अभी जो आप बात कर रहे हैं ये 8 नंबर वाला अभी जिसका था, और इसमें जो नंबर 1 है उसमें कि अगर हम उनको 6 महीने का अगर टाइम दे रहे हैं तो हम उसको राइटिंग में क्यों नहीं लेके आ रहे? तो उसको अगर हम राइटिंग में नहीं लेके आएंगे तो फिर हमें तो बहुत सारे लूप होल्स मिल जाएंगे। नहीं वो कह रहे हैं राइटिंग में लेके आएंगे, लेकिन रूल्स तो एंड सर फिर यहाँ पे भी तो सर यहाँ पे मेंशन करना चाहिए, सर यहाँ पे फिर मेंशन करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि मैं समझती हूँ कि आज हमें ये मौका दें कि आज हम इसको वो लेके जाएं, 2 दिन बाद हम इस मीटिंग को कर लें दोबारा। अगर हमें इसको चाहते हैं कि अगर हम पढ़ के अच्छे तरीके से हम सारे मिलजुल के जो है इसके ऊपर वो कोई लेके आ सके, तो मैं समझती हूँ कि अगर हमें थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। चेयरमैन साहब ये बड़ा ना अजीब सा बात है, हमारे से ये एक्सपेक्ट करते हैं रबर स्टैंपिंग, और ख़ुद कहते हैं जी हमने फॉरेन कंसल्टेशन करनी है और हमने पूरी दुनिया से बेस्ट प्रैक्टिसेस देखनी और ये करना है। आपको समझ नहीं आती। योर वर्शन सर कि वो सेक्रेटरी साहब ने खुद ये डिपार्टमेंट ने, आपने कितना टाइम लिया है? वो सेक्रेटरी साहब बताएं कितना टाइम हो गया आपको ये बनाते हुए कानून जी, ये जो आप अभी लाए? 1-1.5 महीना जी, और उसमें पूरा प्रोसेस जो भी प्रोसेस था उसके मुताबिक हमने ये किया है। वैसे अभी आपने जो फरमाया कि PDWP में आपको 4 महीने लगे, अभी आपने कहा नहीं वो तो प्रोजेक्ट की मैं बाद में जनरल आपको प्रोसेसेस की बात कर रहा था कि नॉर्मली टाइम लग जाता है सारा। ये वाला जो है इसमें तो प्रॉपर हमने ड्राफ्ट करके वेटिंग के लिए लॉ से वेट करवाया, उसके बाद फिर समरी मूव की, समरी मूव करके फिर CM से उसकी अप्रूवल हुई, अप्रूवल के बाद फिर कैबिनेट में प्लेसमेंट हुई, बल्कि वो स्टैंडिंग कमेटी ने उसको देखा, फिर कैबिनेट में प्लेसमेंट हुई, कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया, उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पर आया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हमने वो कहा है ना जी, ये आप ना नादर साहब इसमें ऐड करें 6 मंथ ऐड करें,
देख ये रहे हैं हमारे उसके सबके कंसेंसस है, हमारा है जी। इसके प्रोज एंड कॉन्स देख रहे हैं सर, बाकी जिस तरह ऑनरेबल कमेटी सजेस्ट करे हमें कोई इतराज़ नहीं है। सर बिल्कुल दुरुस्त। से वो खुद ही कह रहे हैं कि एक्वा कल्चर जो है वो इसका तो हमारी पब्लिक में जो है वो हाव नो है ही नहीं है। मुझे तो खुद आज पता चला एक्वा कल्चर भी कोई चीज़ देखें। तो फिर आम पब्लिक को जिसके लिए आप लेके आ रहे हैं, जब आप उनको पहले तैयार तो करें कि ये है क्या मैडम मैं चीज़। इसमें थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्वा कल्चर में हर चीज़ आ जाती है। आप एक्वा कल्चर को इस तरह आइसोलेशन में नहीं देखें। फिशरीज इज़ पार्ट ऑफ एक्वा कल्चर, तो वो इसके अंदर ही सारा है। जहाँ तक मैं गुजारिश ये कर रहा था कि जो नई स्पीशीज़ हैं जिनको आपने यहाँ पे कल्चर करना है, उनका डोमेन नॉलेज नहीं है। अभी जो इस वक्त फिशेस डिपार्टमेंट ने अपना सम हाउस श्रिम्प के हवाले से मैं बता रहा हूँ जी। मैंने सर वही इसमें यही सबमिट किया है कि वो सारी चीज़ें जो एग्जिस्टिंग जितना है, लेकिन ओवरऑल जब आपने ओवरऑल एक्वाकल्चर को देखना है तो डेफिनेटली उसमें चैलेंजेस हैं। अगर यही चीज़ें पहले से ये कैटर हो चुकी होती या हो रही होती तो फिर एक्वाकल्चर अथॉरिटी बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो डेफिनेटली, लेकिन मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन अगेन ये कहूँगा कि जब प्रिस्क्राइब्ड लिखा है तो डेफिनेटली इसमें डिपार्टमेंट बाउंड है कि वो इसके पहले से जितने भी SOPs हैं, रेगुलेशंस को प्रिस्क्राइब करेगा, उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। और इन्फोर्समेंट इट गोज़ विदाउट सेइंग। अगर आप कहते हैं कि इसमें कोई लिखना है तो लॉ बता दें, हमें गाइड कर दें किस तरह लिखना है, हम उसके मुताबिक कर देते हैं। जी मैं इसमें जी चेयरमैन साहब, मैं ना ये बड़ा ना एक अजीब सा एक तरीक़ेकार है, और ये मैं यहीं से सीख के गया था। तो हम गए थे सिंध असेंबली में, तो उधर ना ये जो अंडर एज मैरिज का उन्होंने एक बनाया था लॉ, तो वहाँ पे जाके अब मुझे अपना तो पता था, तो मैंने कहा चलो मैं बैठ के ज़रा इधर भी वही इस्तेमाल। मैंने कहा जी आपके रूल्स बन गए? उन्होंने कहा नहीं जी अभी वो बनते फिर रहे हैं, और उसको 5 साल हो गए और वो रूल्स नहीं सही तरह बना सके। और हमें कह रहे थे कि जी आप भी ये बनाएं कानून। मैंने कहा जी आपने रूल्स बना लिए? उन्होंने कहा नहीं जी वो तो अभी बन रहे हैं, तो अभी ये हो रहा है। तो ये एक हमारी ना, हमें जल्दी बड़ी है ये करने के लिए, लेकिन जब पे इम्प्लीमेंटेशन स्टेज के लिए हम कहते हैं जी कि कोई नहीं मसला, वो डिपार्टमेंट जब अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर लेगा तो हो जाएगा। सर अगर इजाज़त। शाह साहब, मैं आपकी जो बात है, जैसे हमारी कोलीग हैं ताहिरा मुश्ताक साहबा, इन्होंने भी जो बात की है, जैसे रांझा साहब ने बात की है, मैं सब की बात को इस तरह इसमें वाइंड अप करना चाहता हूँ इस इशू को कि नंबर 1 जो हमारी कमेटी की डिज़ायर है कि फोर्थ विद नहीं है जी, और इसमें आपने जो अमेंडमेंट करनी है वो करें। फोर्थ विद नहीं होगा और उसमें 6 महीने का आप कुशन देंगे। और सेकंड जो है, जो शाह साहब ने या हम ये चाहते हैं कि जैसे वो मैं समझता हूँ लेट ना करें, लेकिन हम इसे अमेंड कर लें। हम इसमें जो मज़ीद अमेंडमेंट्स है वो देख लें। लेकिन ये एक हमारी तरफ से, चेयर की तरफ से एक तो डायरेक्शन ये है कि आपने इसे फोर्थ विद नहीं होगा और इसमें 6 महीने का कुशन है। और सेकंड, 6 महीने तब वो कंप्लीट होंगे जब आप अपने इसमें रूल्स 6 महीने में आप बना के तो वो हमें देंगे, तो फिर वो 6 महीने वैलिड हो, अदरवाइज़ फिर ये पीरियड फिर एक्सटेंडेबल होगा। was really appreciative। हमारे जो सेक्रेटरी एग्रीकल्चर हैं साउथ साहब, मैं उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें जो है वो रूल्स लेके आए हमारे पास, और पूरे हमने बैठ के पूरे रूल्स डिस्कस किए, और दैट वाज रियली अप्रिशिएटिव कि कोई उन्होंने ये मेहरबानी हमारे पर कर दी, इस काबिल समझा कि चले हम डिस्कस कर लेते। अगला सवाल सर। जी जी ज़रूर। ये जो है ये इट इज़ डिसाइडेड कि ये 6 महीने का ये टाइम देंगे और इसमें आप थोड़ी अमेंडमेंट करें जो 8 और सेकंड, ये रूल्स लेके कमेटी के पास आएंगे 6 महीने में। अगर ये रूल्स लेके आएंगे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फिर ये एक्सटेंडेबल होगा टाइम जी। जब तक ये रूल्स नहीं लेके आते वो 6 महीने
वो ऐसे ही रहेगा। जो नादिर साहब 8 का 1 है ना, उसमें जो अंडर द एक्ट है, उसके बाद जब फ्रेज ख़त्म होगा तो ख़त्म होने से पहले ही इधर ही विद इन 6 मंथ, बियॉन्ड 6 मंथ्स जो है ना, आफ्टर द इनेक्टमेंट से आगे 6 माह के बाद ये प्रोहिबिशन ऑटोमेटिकली फिर इस तरह लग जाएगी कि जैसे आज इनेक्ट हुआ तो उसके 6 माह कंप्लीट होने के बाद यही लग जाएगा सारा कि नो पर्सन, ये जो लिखा हुआ है नो पर्सन शैल अंडरटेक और कैरी ऑन। सर उसमें अगर इस तरह करते हैं तो जो रजिस्ट्रेशन है क्या वो शुरू हो पाएगी पहले, क्योंकि उस क्लास को हमने इनइफेक्टिव कर दिया, ये फिर हो ही नहीं सकेगा। 6 महीने तक फिर उसकी इन्फोर्समेंट नहीं होगी। नहीं हो सकता। 6 महीने के बाद के लिए रेडी हैं जस्ट जैसे कमेटी सर वो देखें हमने लिया सिर्फ नए से, तो आप जो नया आएगा तो वो उसी वक्त वो होगा। तो हमने अर्ज किया था ना कि है उस उनके हद लिए तक होगा टाइम। अगर जो रनिंग हैं जिसके बारे में क्वेश्चन अराइज आउट हुआ है, हम उनको 6 मंथ्स का प्रोवाइड करें, ओवरऑल ना करें। नहीं ओवरऑल नहीं, प्रोविजो डालें। जो नए आएंगे वो तो लेके आएंगे, रजिस्ट्रेशन लेके आएंगे। वो 6 महीने के अंदर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो रनिंग बिजनेस है वो 6 मंथ्स में करवाएगा। नादिर साहब प्रोवाइजो इसमें बना दीजिएगा। सर मैं आपको इसमें लास्ट एक मैं गुजारिश कर दूँ जी कि अल्हम्दुलिल्लाह जैसे शाह साहब ने वो फरमाया जी कि आप प्लीज़ इस बात से बाहर निकल आएँ कि अब ये जो हैं स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं, ये जो असम्बली है, ये रबड़ स्टैंप है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अब अल्लाह के फ़ज़ल से पढ़े लिखे पार्लियामेंटेरियन हैं, मेंबर्स हैं, और आप भी माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, तो आप ना हमारे साथ एक ऐसा लाइजोन बनाएं कि अगर आपने 1-1.5 महीने में आपने ये कानून बना रहे थे तो आप 1-2 दफ़ा हमें कॉपी भेज देते, असम्बली को कॉपी भेज, क्योंकि आखिर वेट तो असम्बली ने करना है, सबसे पहले स्टैंडिंग कमेटी ने करना है, फिर हमारे हाउस ने करना है। तो आप प्लीज़ हमारे जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं या हमारे जो असम्बली है, इसे रबड़ स्टैंप ना समझें, इसे हमें पढ़ने का टाइम दें ताकि हम इस पर ड्यू डेलिब्रेशन करके तो जो कानून है फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक हम पास कर सकें। इसमें मैं सबमिट करूंगा, ऑनर्स डिपार्टमेंट के ऊपर नहीं है, लॉ डिपार्टमेंट के थ्रू सारा होता है। मुझे भी आपकी तरह रात को ही मुझे इसका नोटिस मिला है, और अच्छा एक सवाल है, लीगल सवाल है, वो ये जो एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ होती हैं, कोई भी एग्जेक्टिव अथॉरिटी, लाइक इन दिस केस वी हैव एक्वाकल्चर अथॉरिटी ऑफ द पंजाब, इट्स ऑफ कोर्स एन एग्जेक्टिव अथॉरिटी, इट्स अ बॉडी कॉर्पोरेट, कैन इट इम्पोज फाइन विच इज़ अ टाइप ऑफ पनिशमेंट? सर ये सेवरल लॉज हैं जिसमें फूड अथॉरिटी है, आई डैप है, सेपरेट इंडिपेंडेंट लॉज हैं, उसमें ये प्रोवाइडेड है। इस तरह का इसकी ये जो already ड्राफ्टिंग involved है उसको आप कोर्ट मौजूद वाला है। जो फाइन है उसके साथ डिमार्केट करके ज़रा देखें, और दोनों की अपील्स का मैकेनिज्म देखें, और दोनों का ये वाला भी पहलू देखें कि आप जो फंड में इसको ऐड कर रहे हैं, जो फ़ाइन कलेक्ट कर रही है ना अथॉरिटी यहाँ पे इस लॉ में, वो फ़ंड की क्लॉज में अगर आप जाके देखें तो वो फ़ंड में ऐड हो रहा है क्लॉज। अगर मुझे अथॉरिटी ने फ़ाइन कर दिया एक्स अमाउंट, और मुझे आगे किसी फोरम पे अगर नहीं भी आपने यहाँ दिया तो मैं रेट में गया और मेरा वो फ़ाइन जो है वो अमाउंट मेरे हक़ में हो गया फ़ैसला, तो उसके बाद जो फ़ाइन मुझ पर इम्पोज़ किया गया था, आपके लॉ ने लिखा है कि वो फोर्थविथ वो आपका पार्ट बन जाएगा फ़ंड का, जो इस अथॉरिटी का फ़ंड है। क्या फिर उस फंड से वो पैसे विड्रॉ करेंगे जब मेरे हक़ में हो जाएगा वो? सर जो जिस तरह जनाब फरमा रहे हैं, कोर्ट का जो ऑर्डर होगा, अगर कोर्ट कहती है कि जी विड्रॉ होगा, वापस होगा, रिटर्न होगा, तो वो रिटर्न होगा इन अकॉर्डेंस क्या विद द इसको एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टी नहीं होना चाहिए जो कि अथॉरिटी कर रही है, और जो कोर्ट कर रही है स्ट्रिक्टो सेंसो हमारे क्रिमिनल लॉ के मुताबिक सिर्फ उसी को ही फाइन होना चाहिए, बिकॉज इट्स अ टाइप ऑफ पनिशमेंट इन द पाकिस्तानी क्रिमिनल लॉ आल्सो? सर लेकिन मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि सेवरल लॉज मौजूद हैं, एग्जांपल्स तो हैं, जिसके आप भी सही एग्जांपल्स फरमा मैंने जनाब को गुजारिश की हैं, उसमें ये मौजूद है, और ये फ़ाइन एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टी ही है, वर्ड फ़ाइन ही यूज़ होता हुआ आ रहा है। अगर हम यहाँ पे वर्ड चेंज करेंगे तो जो हमारे पिछले लॉज हैं शायद ये एडवर्सली उस पर भी इम्पैक्ट डालेगा कि जी यहाँ हमने उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टी कहा हुआ है, वहाँ फ़ाइन कहा है, जबकि है ये एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टी है। ये लॉ कोई रेफरेंशियल नहीं है किसी और लॉ के साथ, नहीं रेफरेंशियल नहीं है, लेकिन कोई फील्ड के अंदर तो मौजूद है ना सर लॉ पर। जैसे अच्छा ये एक और चीज़ जिसमें देखें कि अगर रिफ्यूज़ होती है किसी को रजिस्ट्रेशन, तो उसके पास आगे क्या रेमेडी है, कोई इसमें आया हुआ है कहीं? सर अगर किसी की रजिस्ट्रेशन जो है वो रिफ्यूज़ हो जाती है, एक बंदा फसलन मैं जाता हूँ, मैं जा कहता हूँ जी मैंने ये फॉर्म बनाना है, मुझे आप रजिस्टर करें, अथॉरिटी कहती है जी नहीं हम आपको रजिस्टर नहीं करते, सो कोई भी वजह हो सकती है जी सर। तो उसके पास फर्दर रेमेडी के लिए कोई है प्रोविजन इसमें? 31 में आपने अपील दी हुई है?
नादिर साहब, जो 31 की सेकंड अपील है, वो सेकंड अपील क्या हमारे इस पर 28 पर नहीं लगेगी, जिसमें हमने लिख दिया है कि वो जो है 7 डेज़ वाला या सीजर वाला जो है, सीजर वाली केस में सेकंड अपील नहीं रेलेवेंट होगी 31 की? ये उसी की तरतीब है फ़ाइन के। ये जो एक तो फ़ाइन के बारे में क्या फ़ैसला है, फ़ाइन का जो मैंने कमेंट, फ़ाइन ऐसे ही रखना चाह रहे हैं आप? सर ऐसे ही रखिए जी, फ़ाइन का ही अथॉरिटी फ़ाइन कर रही है और कोर्ट भी फ़ाइन कर रही है। मैं पढ़ देता हूँ सर। 27 देखें सर आप, 27 में इन्फोर्समेंट प्रोसीजर ऑफ द अथॉरिटी जो 27 है, इधर से भी ओपन कर दें। ये है कि ऑन इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड द ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 26 जो होगा फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, आगे मैं सी पढ़ूंगा, इम्पोज फाइन ऑन द एक्वाकल्चर बिजनेस ऑपरेटर विच में एक्सटेंड टू 1 मिलियन रुपीज़, 10 लाख जुर्माना सर, फ़ाइन। यही टर्म फ़ाइन यूज़ हुई है आपकी अदालत वाले में, जो आके अगली प्रोविजंस है ना, जैसे आपकी 32 है, 34 है, उसमें यूज़ हुआ है जाके, जो ऑफेंसेस हैं जिसमें आप 7 साल, 5 साल, 1 साल, 2 साल कैद भी साथ दे रहे हैं। देखिए वो कंबाइन हो रही है आपकी फ़ाइन की वर्ड वहाँ पे इम्प्रिजनमेंट के साथ, बिकॉज फ़ाइन एट द एंड ऑफ द डे फॉर ऑल टाइम्स टू कम, ये असल में है तो ये पनिशमेंट की टाइप, और ये जुडिशल फोरम के बगैर आप दे रहे हैं, जुडिशल फोरम के बगैर। इसकी ना जो रिकवरी ऑफ फाइन्स मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है, ये दो किस्म की चीज़ें। एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू वाली सर ये नंबर 30 जो है, नंबर 30 में सर रिकवरी ऑफ फाइन्स, ये तो हाँ जी ये दो सर किस्म पूछ रहे हैं कि ये रिकवरी ऑफ फाइन्स का नादिर साहब ये आप ये को समझाएंगे ये क्या है इसके अंदर? 30 जो है प्लस ये सामने भी ले आता हूँ और इधर पढ़ भी देता हूँ। 30 की सबसेक्शन 1 है, द अथॉरिटी शैल रिकवर द फाइन फी और एनी अदर अमाउंट imposed or levied under the act as an arrears of land revenue and for the purpose authorize an officer to exercise the powers of district collector। सर इसका सर मतलब ये है कि अगर हम जो सेकंड पोर्शन है अथराइज से आगे वाला अगर हम निकाल दें तो फिर ये लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत चला जाएगा और अथॉरिटी के डोमेन से निकल के ये रेवेन्यू ऑफिसर्स को पावर चली जाती है, वो ये पावर एक्सरसाइज करते हैं, प्रोसेस करते हैं। नहीं सर, ये यहाँ पे जो पावर दी गई है ये अथॉरिटी को दी गई है कि वो अपने ऑफिसर को अथराइज़ करेंगे, जिसको कलेक्टर की पावर होगी, अथॉरिटी का अपना ऑफिसर ही वो पावर एक्सरसाइज करते हुए एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पर वो रिकवरी करेगा। और जितनी भी इस कानून के तहत रिकवरीज़ होनी है, फ़ीस आनी है, अमाउंट होनी है, वो फ़ंड में जानी है, जिसमें बुखारी साहब ने पहले भी इंडिकेट कर दिया है कि वो हर अथॉरिटी में ये स्कीम है, इसमें ये नई नहीं है। ये स्टैंडर्ड प्रोविज़न है कि जो भी अथॉरिटी के कानून के अंदर रिकवरीज़ होती हैं, फ़ीस होती हैं, अमाउंट होती हैं, वो उस अथॉरिटी के उस कानून के तहत इस्टेब्लिश फ़ंड में जाती है। नादिर साहब एक सेकंड सिर्फ रुकूंगा क्विकली, वो दुरुस्त फरमाया आपने। मैं अगर अथॉरिटी में कहीं मजाज अफसर हूँ तो मैं जमा कराता हूँ फ़ंड में, अगर कोई फ़ीस मैंने ली है उसके अंदर लाइकलीहुड तकरीबन ज़ीरो है कि वो कभी कोई ये कहे कि जी ये फ़ीस आपने वहाँ फ़ंड में जमा करा दी, इसको वापस दें, फ़ीस आपने क्यों ली है। लेकिन फ़ाइन जो है इसके ऊपर फोराज हैं, इसके ऊपर आपके ऊपर अपैलेट फोराज हैं। दे हैव टू बी लुकिंग एट द फैक्ट वेदर द फाइन वॉज राइटली इम्पोज्ड और नॉट, ये है। और मैं फिर कहूँगा ये पनिशमेंट है, वैसे ये पनिशमेंट है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन नहीं है। सर मैं गुजारिश करता हूँ, आप राइटली पॉइंट आउट कर रहे हैं, बड़ा अच्छा पॉइंट आउट कर रहे हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इसको हमें देखने की ज़रूरत ये है कि क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर पनिशमेंट्स की नॉर्मली ये दो ही किस्में हैं, या तो फिज़िकल पनिशमेंट है कि जेल भेज दिया, या उसका अल्टरनेट होता है कि उसकी जगह पे उसको फाइन कर दिया, वो सेम कैटेगरी में फाइन कर दिया। मैं गुजारिश करता हूँ जी, इस लॉ में भी वो दोनों चीज़ें मैं उसको सेपरेटली करना चाह रहा हूँ। मैं दूसरी की तरफ आ रहा हूँ, जो फाइन अथॉरिटी इम्पोज कर रही है वो उस कैटेगरी में नहीं है, ठीक है, ये तो यूज कर सकते थे। मैं इसलिए कर रहा हूँ एंटरिंग इनटू द सेम नॉमेनक्लेचर। सर बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि ऑलरेडी हमारे, मैंने फूड अथॉरिटी का लॉ है, आईडैप का लॉ है, उनके रेफरेंसेस दिए हैं, उसमें इस तरह की सेम प्रोविजंस पड़ी हैं और वर्ड फाइन यूज़ हुआ है। और मैंने ये भी गुजारिश की है कि अगर हम इस लॉ के अंदर फाइन की जगह एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टी का वर्ड यूज़ करते हैं, इट मे बी राइटली, कोई रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है, not be appropriate, but then I think that's may be a continuing wrong then। लेकिन एडवर्सली जो हमारे ऑलरेडी लॉज हैं उनको ये जाके कंफ्यूज करेगी कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिवली पेनल्टी है। इस हद तक मैं नादिर साहब को एंडोर्स करता हूँ कि जो कोर्ट कर रहे हैं वो लॉज, उन लॉज में आईडैप में भी जैसे वो ऐसे है कि इम्पोज होता है फाइन। चलिए सर आपकी जी फाइनल है, तो इसलिए ये कोई हर्ज नहीं है इसमें, लीगली दे रहे हैं पावर्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पावर्स में जो है वो तो जो रेवेन्यू एक्ट है जी सर उसमें डिफाइन की गई हैं और उसमें दी गई हैं। तो ये जो आप यहाँ पे दे रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पावर, ये उसके तो वायलेटिव नहीं हो जाएगा? सर हमने बेसिकली रेफरेंशियल डाला है कि
बजाय इसके कि लैंड रेवेन्यू को इसके साथ कनेक्ट करें और रेवेन्यू ऑफिसर्स के ऊपर इस अथॉरिटी की जो रिकवरीज़ हैं उसकी प्रोसीजर का बर्डन उस पर पड़े, तो क्यों ना अथॉरिटी का अपना ऑफिसर ही एम्पावर्ड होगा और अपने इस कानून के तहत जितनी भी रिकवर्स ड्यू होंगी। आप कहेंगे कि एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू रिकवर करेगा, तो फिर तो आपको उस क्लास रेवेन्यू लॉ की तरफ जाना नहीं सर, हम उसको नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि वो मुझे भी समझ नहीं आ रही इस चीज़ की, वो फी मुझे भी समझ नहीं है इस चीज़ की। सर मैं गुजारिश करता हूँ, मैं मज़ीद इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सर एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू बेसिकली टर्म है कि जब कोई फ़ी, कोई पेमेंट किसी पार्टी के पार्ट पे, इंडिविजुअल या पर्सन के पार्ट पे ड्यू होती है और वो पे नहीं करता, तो उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है कि अब ये एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू के तौर पर रिकवर होंगे। ठीक है, अपनी जगह पे जी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पावर्स आप कैसे देंगे? अगर आप किसी बंदे को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पावर्स देते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पावर्स डिफाइंड है रेवेन्यू एक्ट में, और रेवेन्यू एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पावर दी जाती हैं। इस अथॉरिटी में, इस बिल में आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पावर कैसे डेलीगेट करेंगे किसी दूसरे बंदे को? डेलीगेट नहीं कर रहे हम, इस कानून के तहत सिर्फ उसको यहाँ पे लिंक कर रहे हैं। हाँ। नहीं सर, वही पावर दे रहे हैं ना, आप पावर्स दे रहे हैं, एक्सटेंट नहीं रेफर नहीं है, दिस इज पावर्स, आप उसे एंडोर्स कर रहे हैं, ये पावर्स उसके पास हैं। जी सर, नहीं इसके अगर हम आए ना, जो वर्ड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यूज़ हुआ है ये डिफाइंड भी है, हमने उसको प्रॉपरली रेफरेंशियल किया हुआ है कि मींस कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट अंडर द पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, ये डेफिनेशन क्लाज में डिफाइंड है, और उसी से हम उसको लिंक कर रहे हैं कि उसी की पावर होगी टू द एक्सटेंट ऑफ रिकवरी ऑफ फी फाइन, जो कि एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू बन चुके हुए हैं अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। एक असिस्टेंट सर कमेटी के लिए मैं कर देता हूँ, लॉ डिपार्टमेंट का सर ये वाला व्यू वैसे वैलिड है, क्योंकि ये हमारे तकरीबन काउंटलेस लॉज, मतलब नंबर से भी ज़्यादा, नंबर में भी नहीं हैं चीज़ें, जो हम रेफरेंशियल करके उस लॉ से 67 से इसको कनेक्ट करते हैं सर, कनेक्ट करके हम ये पावर्स के, जाहिर है ये मुराद नहीं है कि ऑफ कोर्स कि वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही हो जाएगा, लेकिन फॉर द पर्पसेस ऑफ रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ द लैंड रेवेन्यू, जो कि 67 में बड़ा डिटेल्ड प्रोसेस है, जनाब को बेहतर पता है, वो मौजूद है सारा प्रोसेस, इसी के साथ साथ लॉज में मौजूद है। मुखर साहब थैंक यू। इसी के साथ साथ ना जी एक क्लॉज और ज़रा डिस्कस कर लें, फिर इस पर क्विकली हम आ जाएंगे। 27 ज़रा वो पढ़ें और से 27 यहाँ से ओपन कर दें। सर ये 27 यहाँ भी चल गई जी सामने, पढ़ें जी। 27 है सर, इन्फोर्समेंट प्रोसीजर ऑफ द अथॉरिटी, सब सेक्शन 1 है, ऑन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी सोर्स द ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 26 बाय द अथॉरिटी मे फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग गेट रजिस्टर्ड फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इन द लोकल पुलिस स्टेशन। B. Recommend suspension or cancellation of license granted under the Act. C. Impose fine on the aquaculture business operator which may extend to 1 million rupees है। इसमें सर 3 पावर्स दी गई हैं। पहली तो ये है कि अगर उसको कोई शिकायत मौसूल होती है, सर प्लीज़ देखें, सबसे पहले तो मैं अपना एक तजर्बा बताना चाहता हूँ कि ये इन्होंने ना, ये जो कानून है ना, ये इन्होंने उल्ट बना दिया है, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। ये ए को सी की जगह पे होना चाहिए और सी और बी को ए और बी की जगह पे होना इस तरह चाहिए कि एक आपके पास इन्फॉर्मेशन किसी ने भी दे दी, आपने सबसे पहले तो उस पर FIR करवा दी। FIR मीन आपने उसे बदनाम कर दिया ज़माने में कि वो गलत, और उसे आपने उसकी जो ज़िंदगी है जीवन बनाने के लिए, और उसे घर बार छोड़ के भागने पे मजबूर कर दिया सबसे पहले FIR दे के। और जो आपने काम करने वाला वो आप बी में कर रहे हैं, रिकमेंड सस्पेंशन और कैंसलेशन ऑफ द लाइसेंस ग्रांटेड अंडर, ओके। नंबर 3 जो इम्पोज फाइन पेनल्टी, ओके। ये मैं ये समझता हूँ कि पहले सबसे पहले यहाँ पे लिखें उसे आप शो काज करेंगे, वो एक रीज़नेबल शख्स है, कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आप उस पर पहले आपको एक रिपोर्ट आई कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो रिपोर्ट को ज़रूरी नहीं 100% दुरुस्त हो, वो गलत भी हो सकती है, वो 50% ठीक हो सकती है, वो 40% गलत हो सकती है। तो और ये जो क्लॉज है, ये आप सबसे पहले इसे यहाँ पे ये चेंज करें
कि सबसे पहले उसे शोकाज आप करें और उसके बाद आप उसकी सस्पेंशन और रिकमेंडेशन ये बनवाएं और उसके बाद उसे फ़ाइन पेनल्टी करें और उसके बाद अगर वो इसका एलिजिबल सर देखिए लॉ में रांझा साहब भी बैठे हैं, सारे मेरे सीनियर भी मौजूद हैं, कोई एक वक्त में 2 सज़ाएँ नहीं हो सकती। और आपने ये सोच लिया है कि ये जो हमने लोगों को अगर परेशान इस लिहाज से करना है कि आपने एक उसे सस्पेंड किया, एक आपने उसे उसका जो लाइसेंस मनसूख किया, एक आपने इम्पोज 1 मिलियन तक आपने पेनल्टी की, ओके फ़ाइन, जो बंदा जुर्म करेगा जो गलत करेगा उसे करें। और उसके साथ साथ पैरेलल आपने ये जो है ये FIR वाला सिस्टम, मेरा ख्याल आपने सेक्रेटरी साहब ऑन द लाइटर नोट, मैं कहा आपने ये कि वापडा वालों से ये सीखा है जी। वापडा वाले ऐसे करते हैं, मैपको में ऐसे है कि वो हाँ है हाँ अच्छा, मैपको वाले ये कर रहे हैं कि एक वक्त में कोई उन्होंने कंसीलमेंट पकड़ी, कोई चोरी पकड़ी, तो उन्होंने एक रिकवरी के लिए भी और FIR वो कहते हैं लाजमी देनी लाजम है क्योंकि आसमानी सहीफ़ा है जी। तो मेरा ये ख्याल है जैसे चेयरमैन साहब फरमा रहे हैं बहुत हार्श है और बड़ा हार्ड है। क्या ये डिसजंक्टिव लिखना इंटेंडेड था या कंजंक्टिव ही था, ऐसे ही लिखना था? कंजंक्टिव ही था और ये मे के साथ है, शेल के साथ नहीं है। ये ऑप्शन उसके डिस्क्रेशन है, मे। और नादिर साहब पावर ऑफ सीजर के अंदर ही लैच जैसे 28 में लिख दिया था ना कि इसकी आगे अपील है, 27 को क्या 31 में जाके मिलाएंगे या उधर ही करेंगे या इधर कोई अपील का जिक्र नहीं है? क्योंकि 31 किसी को फाइन होता है तो 31 में जाएगा। हाँ, 31 ओवरऑल अपील्स का हमने मैकेनिज्म। ठीक है चेयरमैन साहब, हमने ना जब ये फर्टिलाइज़र एक्ट किया था ना जी, उसके अंदर हमने ये फैसला किया था कि पहले सैंपल लिया जाएगा, अगर वो सैंपल के बाद जो रिपोर्ट है उसमें आता है कि वो अडल्ट्रेटेड है तो फिर FIR की तरफ जाएंगे, ठीक है ना जी? ठीक है, FIR में जो है पहले उसकी बाकायदा लेबॉर्ट्री रिपोर्ट आए। यस, अगर उसमें कोई अडल्ट्रेशन है या कोई वायलेशन जो भी लॉ में है उसकी है, यस, तो देन FIR की तरफ जाया जाए। बल्कि मेरे ख्याल में ये जो है ना अपना पेनल्टी वाला, फ़ाइन वाला सेक्शन, ये पहले आना चाहिए और FIR वाला जो है ना वो बाद में आना चाहिए। और सेकंड जो है इसमें आप आफ्टर सर्विंग शो काज नोटिस 1 वीक का कर लें, 2 वीक्स का कर लें। नहीं बली साहब, इसमें ऐसे नहीं होगा जी। शोकाज देंगे, सबसे पहले आप इसे चेंज करें, इस क्लास को सबसे पहले आप शोकाज देंगे, उसके फैसले के बाद आप उसे पेनलाइज करें। पहले वो आपने जो सस्पेंशन वाली क्लास वो डालें। सस्पेंशन सर यहाँ पे नहीं है, ये जस्ट रेकमेंड कर रहा है। नहीं, गुजारिश तो सुनने ना, नहीं अब करें ना, रिकमेंड क्या शोकाज को दोनों इकट्ठी कर दें जैसे रांझा साहब ने फरमाया। उसके बाद उसे फ़ाइन पेनल्टी इम्पोज करें, वो क्लास डाल दें और उसके बाद लेटर स्टेज पे आप ये जो FIR वाला है ये वो सारा प्रोब हो जाए तो उसके बाद आप यानी A और C को आप उसमें अगर जो है इंटरचेंज ना कर दें। देखें, अगर तो एडल्ट्रेशन साबित होती है तो देन तो FIR होनी चाहिए, मस्ट होनी चाहिए। लेकिन स्ट्रेट अवे एक आदमी जाता है, वो चेक करता है और वो उठा के FIR के लिए लिख देता है, वो मुनासिब नहीं है। उसको लेबॉर्ट्री में भेजे, उसकी रिपोर्ट आए या दीगर जो वायलेशंस हैं उनके बारे में वो रिपोर्ट ले और उसके बाद जो है उस पर जाए FIR की तरफ। इसकी अमेंडमेंट को डिस्कस कर लें नादिर साहब, बाद में अमेंडमेंट का शोकज वाला कर लेते हैं। शोकज वाला आपका बड़ा वैलिड है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड की जगह पे नहीं जगह नहीं सर, ऐड करें। थैंक यू जी। मे के बाद रीजन भी रहे, आप रीजंस भी आए सर। मैं इसी में ऐड कर लें कि आफ्टर इसकी जो स्टेटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग एन रीजंस है ना जी, अपॉर्चुनिटी, वो बेसिकली कहती है कि ये ना हम सारा काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, और जिस काम को प्रमोट करना हो ना वहाँ पे FIR अच्छी नहीं होती। ठीक, वैसे तो शाह साहब वाली बात भी ठीक है और जैसे रांझा साहब ने फरमाया मैं समझता हूँ। चलें बल्ली साहब, अगर आप मुझे जब ये नहीं शाह साहब, वो इसलिए
इसलिए मैं समझता हूँ ज़रूरी है कि इसमें जब ये इंडस्ट्री बनेगी तो इसमें वो जो आएंगे ना सारे जो कोएक्स और जो दवाइयाँ देंगे तो उनको उनके लिए इनफैक्ट बेसिकली ये क्लास है कि उनको रेगुलेट भी तो करना है ना साथ साथ। हाँ वही वही ना उन्हीं वही- उन्हीं वो, के लिए ये क्लास कोई ग्रोअर्स के लिए नहीं है मेरा ख्याल है। ग्रोअर ने क्या अडल्ट्रेशन करनी है? उनका नहीं है सर, ये पूरी इंडस्ट्री है। आप अभी देखिए ना कि सेक्टर साहब अदरवाइज पूरा उसमें आ जाएगा। कंक्लूजन ये है इस क्लास के बारे में। यस अगर कोई अडल्टर देता है तो उसके लिए ये क्लास है। हाँ, टेस्टिंग और उसके बाद FIR होनी चाहिए। इसकी कंक्लूजन ये है, इसके बारे में जो कमेटी का ये कंक्लूजन है कि आप सबसे पहले शोकाज करेंगे, उसको लेके आएँ, और जो बी है सस्पेंशन और कैंसलेशन उस पे आएंगे, और फ़ाइन पेनल्टी पे आएंगे। और जैसे कमेटी ने कंसेंसस से ये कहा है कि जब वो साबित हो गया कि उसने गलत काम किया है तो फिर उसे स्पेयर नहीं करना चाहिए, फिर FIR को लास्ट में रखें। इसमें सर एक चीज़ है जो देखने वाली, नादर साहब आप भी देख लें, इसमें जो 7 का 4E है उसमें ऑलरेडी जो ना अपॉर्चुनिटी दी गई है कैंसलेशन से पहले, वो हमने सिर्फ कैंसलेशन वाली ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये अथॉरिटी जो ना ये CEO की अथॉरिटी है और उसमें ऑलरेडी ये मेंशन किया हुआ है कि जी वो तो जाएगी ना रिकमेंडेशन, तो वो CEO जो है वो आगे उसको हियरिंग देगा जी, वो अपनी जगह कैंसलेशन पे- के लिए वो अपनी जगह पे ठीक है जी। लेकिन जब एक आदमी जाता है वो स्ट्रेट वे जाके पीनल एक्शन कर देता है, वो भी मुनासिब नहीं। पहले उसको शो काज नोटिस तो दें। में जो जनाब कह रहे हैं शो काज नोटिस या उसको ये वहाँ पे अपॉर्चुनिटी अगर हम प्रोवाइड कर दें, मे के बाद जो हमने लिखा है ना, आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग एंड आगे फिर है सब्जेक्ट टू रिकॉर्डिंग रीजंस, ये आ जाए तो ये पर्पस फुलफिल होगा अगर एग्री करें तो। जो 27 का जो जनाब ही कह रहे हैं, जो हमारी फाइंडिंग है जी, उसके मुताबिक ये क्लास चेंज होगी, ठीक है जी। और वो इस लिहाज से ज़रूरी है कि हम किसी भी CEO को ऐसे शुतर बेमहार को ऐसा कानून नहीं दे सकते कि वो उसका दिल करे किसी को वो ब्लैकमेल करे और किसी के साथ वो अपना वो कनाइव्ड हो। आप ये प्लीज़, हाँ आप ये प्लीज़ ये जो शोकाज भी करें और पेनल्टी करें, कैंसलेशन ऑफ लाइसेंस करें, उसके बाद वो एम्बेजलमेंट में साबित हो जाए वो उसने कोई गलत हरकत की है, उसने कोई गलत सैंपल दिया है, उसने गलत दवाई दी है, तो फिर उसे बिल्कुल नहीं स्पेयर करना चाहिए, कोई भी हो। लेकिन ये क्लास सबसे आखिर में होगी। सर जिस तरह कह रहे हैं उसी तरह तरतीब चेंज हो जाए। मिनिमम तक है तो उसमें सर इसमें मिनिमम 1 रुपया भी हो सकता है। नहीं सर देखिए अप टू है ना, अप टू है, मिनिमम की कंडीशन नहीं है, वो 1 रुपया 100 1000 भी हो सकता है सर। अब टिल है तो मिनिमम की ज़रूरत नहीं है। नहीं, लेकिन मेरा जो ख्याल है, मैं बल्ली साहब की बात को एंडोर्स करता हूँ। देखें, आप इस तरह उसे इतना इख्तियार ना दें कि वो जिसको चाहे 1 रुपया कर दे, आपको 50,000 को 1 लाख इस तरह का। देखें, आप अगर मैक्सिमम 1 मिलियन करें सर, तो आप उसको कुछ ना कुछ लेके आएँ। जैसे अभी आपकी खुद गवर्नमेंट ने आपको मिसाल दी है कि आपने खुद वो मैरिज जो हमारे वो वायलेशन है उसमें आपने एक स्लैब रखी है 50,000 टू अप टू 1 मिलियन 500,000। तो मेरी रिक्वेस्ट है और मेरी प्रपोजल है कि अगर हम इसे 50,000 5,000 जी, ये 5,000 का फिगर मैंने अपने पास से नहीं बनाया जी। अभी पीछे वो हमारे AC साहिबान ना ये पेट्रोल पंप चेक कर रहे थे, तो एक को उन्होंने फ़ाइन किया, तो मैंने पूछा जी आप, उन्होंने कहा जी मैंने तो 5,000 किया है, हम तो लाख फ़ाइन कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी खुश हो जाओ, फिर 5,000 ही हुए।
सर इसमें मुझे अगर इजाज़त हो तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, बाकी जो जनाब ने फ़ैसला करना हम उनके साथ हैं। सर इसमें जो पीछे रीज़निंग होती है या बेस है वो ये है कि जो क्वांटम ऑफ लॉस है या क्वांटम ऑफ वायलेशन है वो डिटरमिन नहीं होता। कहीं बिल्कुल माइनर वायलेशन होती है, इसलिए वो मिनिमम पे हम आ जाते हैं। जहाँ पे कोई वायलेशन बाकी सीरियस सवियर या ज़्यादा हो गई है उसके लिए मैक्सिमम फिर हम चले जाते हैं। बेसिकली बेस ये होती है, बाकी जो जनाब जिस तरह ऑनरेबल कमेटी समझती है इट्स ओके। मिनिमम अगर रखना है तो इतना ना रखें कि ज़्यादा किसी के ऊपर लग जाए। मिनिमम कोई ऐसा फिगर देख लें 50,000 का, नॉट लेस देन 5,000। देखें मेरा ख्याल है ये मजाक ही बन जाएगा, इसको ऐसे ही रहने सर ये जैसे है, इसको एसमेट्रिक रहने हो दें जाए ऐसे ही। आपकी। सर मैं बिल्कुल एसमेट्रिक हो जाएगा। 5,000 से 10 लाख पे आप जा रहे हैं, टोटल एसमेट्रिक हो जाएगा। मैक्सिमम लिमिट रखने की मेरा ख्याल है इसको ऐसे ही रहने दें। ये रिक्वेस्ट है। नहीं, जैसे जैसे यूनानिमस आप फरमाएं जी। यू आर आल्सो सेम पार्ट ऑफ आवर कमेटी सर। नहीं सर, वो कह रहे हैं कि 5,000 छोटा हो जाएगा। 5,000 छोटा हो जाएगा तो लाख रुपए अगर कर लें या 50,000 कर लें, कोई मिनिमम एक, वैसे मेरी सजेशन है कि कोई ना कोई मिनिमम होना चाहिए। तो 50,000 सब ठीक है। हाँ जी, 50,000 मेरे हिसाब से। 50,000 मेरे हिसाब से 50,000 अप टू ये कर लें 1 मिलियन ना, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो नहीं है नादिर साहब इसकी 27 10 लाख और 5,000 का मजाक ही हो जाएगा। 5,000 तो मजाक है। 50,000 मिनिमम। हाँ ऐसे कर 50,000 कर। कमेटी ने जी कर दिया जी इंडोर्स 50,000 मिनिमम। इसको फिर नोट नादिर साहब कर लें, इसको बना लेते हैं। और कोई सर आप हुक्म आप कर दें। शेख साहब और कोई है जी? सर ये बस आपने ऑलरेडी जो इसमें मेजर थी वो तो देख ली है, बाकी मेनली तो रेगुलेटरी और एनफोर्समेंट वाली यही क्लॉजेस थी। तो शेख साहब अब ये सारा डिस्कस हो गया, आपका जो कानून था। अब ये आप फरमा दें कि आप हमें इसके जो रूल्स हैं वो आप कब तक, वो जैसे हम ये असेंबली से अल्हम्दुलिल्लाह ये पास हो जाएगा, उसके आप कितने टाइम बाद हमें दे देंगे? 6 मंथ्स का रख लें, जैसे पहले भी कमेटी ने अभी ये इसमें तय किया है। 6 मंथ्स के अंदर अंदर हो जाएगा तो हम उस वक्त कर देंगे, अदरवाइज 6 मंथ तो आप मैक्सिमम लिमिट दे रहे हैं। कोशिश हमने ये जिस तरह गवर्नमेंट का इस पर थ्रस्ट है तो ये जल्दी बन जाना है। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ सर। आपने बात करनी? वैसे चलें, मैंने कोट नहीं किया था। 25 में एनी पार्ट देयर ऑफ 2 दफ़ा लिखा गया है। पहले 25 का आपने बताया, उसे ओमिट कर देना। 25 में एक एक्सप्रेशन 2 दफ़ा है, वो कर लेंगे। और ओमिट कर 34 में बताएं। 34 कोई बात नहीं, पंक्चुएशन है, इसके अलावा कोई और ये ठीक है। आपका रिकॉर्ड पे जी जी। एनी पर्सन हु obstructs an authorized officer in performance of his duty। 35 का 1 है। जरा एग्जैक्ट लाइन बताएं, 35 की 1 की है। थर्ड लाइन, shall be liable to imprisonment or for a term। हाँ मेरे पास और है फॉर, ये ठीक है, ठीक है आप। थैंक यू तीसरा है ना इसमें फॉर। जी जी क्वेश्चन है चीज़ या फिश, ये अगर ये चूँकि श्रिम्प वगैरह ये मकामी चीज़ तो नहीं है, ये बाहर से इंपोर्ट हो रहा है, तो इसकी जो रेगुलेशन है ये फेडरल गवर्नमेंट करती है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है? किस किस्म का जानवर आप ला सकते हैं, नहीं ला सकते? नहीं सर, ये क्योंकि बाहर से अभी कोई जानवर तो नहीं लेके आते हैं। वो इस वक्त जो चल रहा है वो यही है कि बाहर से एग लेके आते हैं और एग ला के उसको हैच करवाते हैं। यहाँ पे जो कराची में एक आधा कोई नेपलाई सेंटर सर ये मेरा सवाल है कि ये जो आपके चूँकि कुछ रिस्ट्रिक्शन होती हैं जानवरों को, प्लांट्स को, सीड्स को बाहर से लाने के लिए, तो वो जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के रूल्स के तहत आता है, उसका उसके साथ आप किस तरह डील करें? जो मेरा नॉलेज है उसके मुताबिक नंबर 1 जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है विफाक का ही सब्जेक्ट है, और दूसरा उसकी जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो भी विफाक का सब्जेक्ट है। क्योंकि आपका यही है कि जो बाहर से चीज़ लाई जा रही है उसकी क्वालिटी क्या है,
वो बेसिकली स्टैंडर्डाइजेशन है। जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल, ये वो कौन देखेगा? विफाक का सर ये जो सर ये नादिर साहब का सर कमेंट है, मैंने इसमें नोट भी किया था, मैं विदहोल्ड कर गया वो कमेंट क्योंकि वो withhold ना किया केटर्ड है। नहीं सर वो केटर्ड है इसलिए मैं, लेकिन उसके एक और एंगल से अर्ज कर देता। 27 जो एंट्री है पार्ट 1 ऑफ फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट की, उसमें सर जो लिखा हुआ है जितनी भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट अक्रॉस फ्रंटियर्स ऑफ पाकिस्तान कोई भी चीज़, ना सिर्फ कोई एक शोबा बल्कि कुछ भी होगा, वो फेडरल गवर्नमेंट की रेगुलेशन उसमें लगेगी, फेडरल उनका स्टैंडर्ड लगेगा सर। इसमें सर इन्होंने लिखा है नोटिफाइड जो स्टैंडर्ड्स होंगे एक्सपोर्ट के उसके मुताबिक हम लोग सर्टिफाई करेंगे, इन्होंने ये लिखा है, तो वो ऑटोमेटिकली फेडरल डोमेन ही लगेगा दोनों पे सर। एक ही बात है, दोनों में 27 एंट्री में दोनों ही कवर्ड हैं, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है सर, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। क्योंकि ये देखें ना, एग्रीकल्चर के अंदर अभी तक हमें एक मसला बना हुआ है कि हम कॉटन का जो सीड है ना उसका ही मसला नहीं हल कर सके, क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट के नीचे है और वो उसके ऊपर उनकी अपनी रिस्ट्रिक्शन है और इन चीज़ों पे। ये सर आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, 27 की वजह से ही उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट जितने स्टैंडर्ड्स हैं, इंटर प्रोविंशियल ट्रेड है, जो कुछ बाहर से आ रहा है और जा भी रहा है जो बाहर, उसके ऊपर सूबे के पास कोई कंट्रोल नहीं है सर। तो ये जो हम श्रिम्प वगैरह मंगवा रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एग आ रहा है, इसके ऊपर कोई है सर कोई सर्टिफिकेशन कोई इस चीज़? मीटिंग से सर हट के अगर आप यहाँ से कुछ एक्सपोर्ट के लिए कोई तैयार करें श्रिम्प्स या कोई भी चीज़ करें, तो अगर वो फेडरल आपके रेगुलेशन में कवर ना हो तो वो बाहर नहीं जा सकेगी सर। तो आप ये सारा काम करके वो कल कहें जी हम तो नहीं इजाज़त इसमें इन्होंने लिखा है कि ये नोटिफाइड स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करेंगे जो कि फेडरल के हैं सर, ये लिखा हुआ है ना। ये जो आज की जो अमेंडमेंट्स है जिस तरह हमने कमेटी ने की है उसे करके तो इसे हाउस में भेजा जाए, ये सारी कमेटी जो इसे अप्रूव करती है विद अमेंडमेंट्स। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।